बाबा जी को स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए आप सभी को एक बार पुनः नमस्ते। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद से निश्रित चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित अभिभावक विद्यालय की अध्ययन करने के अवधारणा पश्चात हमें महसूस होता है कि मानव स्वयं का अध्ययन कर मानवीयतापूर्ण आचरण में जी सकता है। मानवीयतापूर्ण आचरण में जीने से मानवीय व्यवस्थाएं स्थापित होती श्रम लगाया, मुझ पे तन मन धन लगाया है और आप सभी पुण्यशाली लोग, उन सबको मेरा नमन, बहुत बहुत आप कृतज्ञता। सभी के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करती हुए अपनी प्रस्तुति की शुरुआत करती हूँ। मेरी प्रस्तुति में मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर मैं अपनी बात को रखूंगी। पहला है विद्यालय की आर्थिक आप सब सुन ही व्यवस्था। रहे थे विद्यालय को लेकर के। अभिभावक विद्यालय की परिभाषा, अभिभावक की परिभाषा, अध्यापक की परिभाषा, ये सब बहनें बहुत अच्छे से बताई हैं। और अभिभावक विद्यालय का प्रयोजन क्या है, बाबा जी के मार्गदर्शन पर चल रहा है और हम सभी को एक सौभाग्य मिला कि अलग अलग विषयों के साथ जो जीने की एक परंपरा है उसको समझने का मौका मिला। बिल्कुल, जो इसमें तो मुझे भी एक सौभाग्य लाइन मिला। याद आती है कि सारी सृजनात्मकता ज्ञान से, ज्ञान में और ज्ञान के लिए। यदि एक ये सूत्र बच्चों के लिए हम बहुत होती है कर लेकिन लेते हैं, मूल्य की या संबंध की सही सही पहचान नहीं हो पाती है। तो उन्होंने बोला कि इस तरह की पोएम्स लिखो जो मूल्य आधारित भी हो और उसमें नियंत्रण भी हो भाव पे। इस तरह मेरा अभिभावक विद्यालय में 2 वर्ष से पढ़ा रही हूँ। कंटिन्यूसली बहनों से मिलकर चर्चाएं करके व्यवहारिक शिक्षा की बारीकियों के बारे में बात करते हुए नर्सरी से लेकर अभिभावकों तक के विद्यालय साथ में ही पढ़े हैं। विद्यालय में हर साल सभी पेरेंट्स के लिए ओरिएंटेशंस और शिविर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि सभी पेरेंट्स को विद्यालय का कॉन्सेप्ट समझ आए और किस विजन से यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि वो बच्चों का खूब ध्यान देते हैं, बच्चों पर खूब ध्यान देते हैं। और मेरे बच्चों का भी खूब धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि इस ऑनलाइन एजुकेशन में भी वे मन लगाकर पढ़ रहे हैं। एक्सप्रेसेस डिफरेंटली, सो इतनी वैरायटी हो कि हर बच्चा लेसन भी समझ पाए, वोकैबुलरी भी बढ़े, उसकी भाषा पे भी पकड़ अच्छी होती रहे, और जो भी वो लेसन्स में पढ़ रहा है, समझ रहा है। बाहर के बच्चों का बच्चों को देखें और यहाँ के बच्चों में देखें तो काफ़ी अंतर दिखने जा रहा है। और जब मैं मेरे अंदर देखने जाती हूँ तो वाकई में अगर शिक्षा का मानवीकरण हो जाएगा तो मानवीय परंपरा निश्चित आएगा, ये विश्वास है और होगा और आगे भी होगा। नमस्ते सभी को। सभी को नमस्ते। आदरणीय बाबा जी को चरण वंदन, अम्बा दीदी को प्रणाम, मेरे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ भाई जी, बहन जी एवं बेटा जी को यथा योग्य सम्मान। अभिभावक विद्यालय के विशेष प्रस्तुति के क्रम में आप सबने हमारी कुछ बहनों का प्रस्तुति भाग 1 में सुने, उसकी आगे की कड़ी में आज की प्रस्तुति। मैं सालू अग्रवाल, रायपुर छत्तीसगढ़ से अभिभावक विद्यालय में विद्यालय की शुरुआती दौर से जुड़ी हुई हूँ। आज के अभिभावक विद्यालय का विशेष प्रस्तुति के कार्यक्रम में मुझे चेतना विकास मूल्य शिक्षा पुस्तक कक्षा 1 से 5 का महत्व और आवश्यकता के बारे में बताने का भूमिका दिया गया है। साथ ही विद्यालय में चेतना विकास मूल्य शिक्षा पुस्तक के साथ हिंदी विषय का समावेश है ना, चेतना विकास मूल्य शिक्षा पुस्तक के साथ हिंदी विषय का समावेश करके हमारी शिक्षिका बहनें कक्षा में कैसे देते हैं उसको बताने के लिए मेरे साथ ममता भाभी जी, रजनी भाभी जी, ज्योति बहन जी एवं रेखा बहन जी हैं। क्रमशः आप सभी हम सभी का प्रस्तुति सुन पाएंगे। उसके बाद गणित टीम का प्रस्तुति, अगली कड़ी में इंग्लिश टीम का प्रस्तुति एवं अंत में मीना भाभी जी अभिभावक विद्यालय का संभावना एवं योजना को रखेंगे। आप सभी का और समय ना लेते हुए मैं अपनी प्रस्तुति को रखने की प्रयास करती हूँ।
सबसे पहले ये बताना यहाँ प्रासंगिक रहेगा कि अभिभावक विद्यालय के संदर्भ में संवाद के क्रम में श्रद्धेय बाबा जी का ये मार्गदर्शन रहा कि साधन भाई जी एवं उनका टीम द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के लिए लिखित चेतना विकास मूल्य शिक्षा का पुस्तक को विद्यालय में प्रमुख रूप में पढ़ाया जाए। बाबा जी का ऐसा मार्गदर्शन रहा कि पहले शिक्षक पूरा CBMS पुस्तक को पचाएगा, उसके बाद बच्चों को देगा। इसी एक पुस्तक के आधार पर आगे का सारा पुस्तक का सूत्र व्याख्या निकलेगा। उनके कहने के अनुसार अभिभावक विद्यालय में हम सभी बहनें इसी पुस्तक से बच्चों को पढ़ाए, लिखाए, समझाए एवं संवाद किए। बच्चों को पढ़ाते, लिखाते, समझाते जैसे जैसे हम सभी ने पुस्तक को एक्सप्लोर किया, यानी पुस्तक को पचाया, धीरे धीरे हमको ये और समझ में आया कि ये पुस्तक एक तरीके से गाइडलाइन है, जिसके आधार पर चेतना विकास के बिंदु को क्रम अनुसार लक्ष्य को ध्रुवीकृत करते हुए शिक्षक अपनी योग्यता अनुसार बच्चों को संप्रेषित कर सकते हैं। भाषा जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, गणित, EVS एवं कक्षा 6 से आगे का विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, सामाजिक विज्ञान और सारे विषय इसी पुस्तक को आधार मानकर पढ़ाया जा सकता है। अभिभावक विद्यालय में आज की तिथि तक चेतना विकास मूल्य शिक्षा पुस्तक को ही चेतना विकास और हिंदी पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है। छत्तीसगढ़ बोर्ड का हिंदी पुस्तक रेफरेंस के लिए लिया जा रहा है। अभी हम सब हिंदी पुस्तक के लिए कविता, कहानी, गद्य, पद्य, संवाद के बारे में लिखने का सोच रहे हैं। कुछ पाठ हम सभी बहनों के द्वारा लिखे भी गए हैं, लेकिन वो सब का विधिवत संकलन हम नहीं कर पाए हैं। निकट भविष्य में हम ऐसा कर पाएंगे, इसका पूरा संभावना है। ये तो था चेतना विकास मूल्य शिक्षा पुस्तक के महत्व के बारे में। अब थोड़ा सा चर्चा इस पुस्तक का, या यूं कहो पुस्तक में लिखा गया पाठ का, नियम का, आवश्यकता के बारे में। इस पुस्तक का खासियत यह है कि इसके माध्यम से बच्चों के मानसिकता में व्यवस्था का, सह अस्तित्व का चित्रण भाषा के माध्यम से होने की प्रबल संभावना है, या हम ऐसा कर पाए हैं, ऐसा आप बोल भी सकते हैं। जैसे कि इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि बच्चों के कल्पनाशीलता में कुछ खाके, खांचे या बॉक्स जैसे बने हुए हैं, जिससे वो बहुत कुछ को समझना, जानना, सीखना और करना चाहता है। बालक अपने आप को समझना चाहता है, वो अपनी आसपास के वस्तुओं को समझना चाहता है, वो अपनी क्षमता को समझना चाहता है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, ये सब को वो समझना चाहता है। वह न्याय का याचक से न्याय प्रदायी क्षमता को पाना चाहता है। वो सही कार्य व्यवहार का इच्छुक से सही कार्य व्यवहार का योग्यता को पाना चाहता है। वो सत्यबोध होने की पात्रता को पाना चाहता है। वह अपने जिज्ञासा का तृप्ति चाहता है। वह पौधों को समझना चाहता है, मिट्टी को समझना चाहता है, चांद सितारों को समझना चाहता है। वह माता पिता को समझना चाहता है, वो भाई बहन को समझना चाहता है, वो अपनी अध्यापिकाओं को समझना चाहता है, वो संबंध को समझना चाहता है, वो किस्सा सुनना चाहता है, वो कहानी सुनना चाहता है, वो गीत गाना चाहता है, वो नृत्य करना चाहता है, वो चित्रकला करना चाहता है, वो विज्ञान को समझना चाहता है, वो खुश होना चाहता है, खुश करना चाहता है और सभी के साथ साथ जीना चाहता है। अब हमारे पास सिर्फ इतना ही चॉइस है कि हम इन खाकों में क्या भरें, या ये सारे चाहत को कैसे पूरा करें। ये सारे खाकों में कुछ सार्थक दें, बिना जांचे निरर्थक दें, या खाली छोड़ दें। ये सारे के सारे खांचे को, सारे के सारे बॉक्स को और पूरा के पूरा कल्पनाशीलता को।
निर्णय हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारे पास कर्म स्वतंत्रता है ही, और ऐसा अनेक प्रयोग इस धरती में हो चुका है और हम करके देख भी चुके हैं। लेकिन बात यह है कि क्या ये खाका हमारा ना भरने से खाली रहेगा, या बालक अपने कौतूहल जिज्ञासा के अनुसार वातावरण से कुछ ना कुछ लेके भर ही लेगा, जो आजकल के दुनिया में हो ही रहा है। और उसका फल परिणाम के बारे में चर्चा करने का अभी का समय सीमा में बिल्कुल भी सही चयन नहीं है, और हम सबको पता ही है। हम शिक्षक को, अभिभावकों को और आप सब जो सुन रहे हैं, आप सभी को इस पुस्तक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इन खाकों में कल्पनाशीलता में कपोल कल्पना के बजाय इन खाकों में सार्थक कल्पना, ऐसा कल्पना जो वास्तविकता को छुएगा, ऐसा वास्तविकता से भरते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। यही उनका खुशहाली का पाठ्यक्रम होता है। बच्चे अपने परिवार वालों से जुड़ते हैं, जिसमें कि परिवारों में जेनरेशन गैप नहीं रहता है। बच्चे यूनेस्को का गोल को, है ना, यूनेस्को में जो गोल है लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू डू टुगेदर, लर्निंग टू नो टुगेदर, लर्निंग टू बी टुगेदर, इसको पूरा करने की ओर जाते हैं। बच्चों का चाहत सही तरीके से पूरा होने से बच्चों में खुशहाली दिखता है, बच्चे खुश होते हैं। खुशहाल बालक खुशहाल मानवीय परंपरा का निर्माण में सहयोगी होता है। कौन कहेगा कि कक्षा 1-2 के बच्चों को मानव लक्ष्य बताया जा सकता है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये पुस्तक में ये पाठ है। कक्षा 1 में भी लक्ष्य के ऊपर कविता है। कक्षा 2 से कक्षा 5 तक पुस्तक का प्रथम पाठ मानव लक्ष्य ही है। उस बच्चे में ये लक्ष्य को पहचानने का खाका है, उसके अंदर ही ये खाका है कि वो लक्ष्य को पहचान पाता है, पूरकता उपयोगिता को पहचान पाता है। उस लक्ष्य को अगर हम सुनिश्चित कर पाते हैं, हम प्रयासपूर्वक उस लक्ष्य को सुनिश्चित कर देते हैं, फिर बच्चे का सारा सूचना, समझ, निष्कर्ष उस खाके में वो डालता जाएगा और समय के साथ सही उम्र में मानव लक्ष्य के साथ खुशहाली पूर्वक जीना हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर सह अस्तित्व का चित्रण है। वह सह अस्तित्व के मानसिकता के साथ मानव और प्रकृति के साथ जीने का योग्यता संपन्न होगा, ऐसा आशा और अभी तक का यात्रा से विश्वास भी है। आगे की कड़ी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सालू अग्रवाल, अभिभावक विद्यालय का शिक्षिका। अभिभावक विद्यालय में हम बहुत सारे बहनें हैं। विद्यालय में पठन पाठन के समय स्वयं में चेतना विकास मूल्य शिक्षा का जो शोध हुआ, अभिभावक विद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में मैं इसको प्रस्तुत करती हूँ। जाहिर सी बात है, ये शोध का क्रम है तो कुछ कम ज्यादा हुआ ही होगा। आप सब उदारता के साथ इसको सुनने की प्रयास करेंगे। इस आशय के साथ हम इसको शुरुआत करते हैं। शिक्षा को देखें तो प्रथम शिक्षा माता पिता से, द्वितीय शिक्षा परिवार से, तृतीय शिक्षा शिक्षण संस्थान से, चतुर्थ शिक्षा वातावरण से, पंचम शिक्षा शीत उष्ण वर्षामान भौगोलिक परिस्थिति से होता है। शिक्षण संस्थान में औपचारिक शिक्षा में पाठ्य पुस्तक और विषय वस्तु का महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्यक्रम के द्वारा सामान्य एवं संतुलित विचार के साथ साथ मानव लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और सह-अस्तित्व पूर्वक जीने की योग्यता से संपन्न होने के लिए विषय वस्तु वो पाठ का क्रम मानव संतान का उम्र अनुसार उसको ग्रहण करने की पात्रता वो आवश्यकता के अनुसार उत्तरोत्तर चक्राकार स्पाइरल वृद्धि होता है। अभिभावक विद्यालय में प्रचलित चेतना विकास मूल्य शिक्षा कक्षा 1 से 5 की पुस्तक का विषय वस्तु, कक्षावार पाठ का क्रम,
उनका अंतर संबंध और समग्रता में वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ऊर्ध्वाधर, अनुप्रस्थ का सघन संयोजन है। इस पुस्तक को केंद्रीकृत करते हुए विद्यालय का विषय अनुसार पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम का तैयारी कुछ हो चुका है और आगे उत्तरोत्तर प्रगति हो रहा है। विद्यालय का प्रत्येक विषय जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण विषय वस्तु का आधार चेतना विकास मूल्य शिक्षा पुस्तक ही है। शिक्षण शास्त्र, अध्ययन वो अध्यापन का चरितार्थता आचरण में ही है। चेतना विकास मूल्य शिक्षा पाठ्य पुस्तक में कक्षा 1 में हिंदी वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर से एक सार्थक कविता है। कक्षा 2 से कक्षा 5 तक अगर हम अनुक्रमणिका को देखते हैं कि तो इसको 4 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 मानव लक्ष्य, 2 समग्र व्यवस्था, 3 अखंड समाज और 4 सार्वभौम व्यवस्था। मानव लक्ष्य को देखते हैं तो उसमें एक ही पाठ है मानव लक्ष्य। समग्र व्यवस्था वाले भाग में 5 पाठ है, अस्तित्व, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। अखंड समाज पाठ को जब हम देखते हैं तो उसमें 5 भाग है, परिवार, मानव संबंध, मानव समाज, मेरा विद्यालय, वो गुरु शिष्य संबंध। जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ा है इसमें पाठ आगे आगे बढ़ा है और अलग अलग संबंध पर चर्चा हुआ है। सार्वभौम व्यवस्था में कक्षा 2 में 8 पाठ है, हमारी आवश्यकता, जानना, उत्सव, व्यवसाय, ऋतु, शरीर, आहार और औषधि और कक्षा अनुसार इसमें और पाठ जुड़ते गए हैं जैसे सभ्यता, ईंधन, न्याय का याचक, जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, रूप गुण स्वभाव धर्म, ऐसे अनेक पाठ। अगर हम इस क्रम को देखें और एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करें तो कक्षा 1 में मानव लक्ष्य पाठ को जब हम देखते हैं, कक्षा 1 में मानव लक्ष्य के लिए एक बहुत प्यारा सा छोटा सा कविता है। लक्ष्य हमारा है समझना, सब बातें अच्छी सीखना, लक्ष्य हमारा अच्छा बोले, साथ साथ ही जीना। कक्षा 1 में ये शब्द रूप में जाता है, कक्षा 5 तक पहुँचते पहुँचते हम इसके अर्थ में पहुँच जाएं, यही इस किताब का सार्थकता है। कक्षा 2 में हम देखें तो इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, शब्द से अर्थ के रूप में क्रमशः बढ़ने के क्रम में हम सब मानव संतान हैं, मानव समझकर सुखी होता है, यही मानव लक्ष्य है। कक्षा 3 में देखते हैं तो मेरे माता पिता मेरे आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, मैं माता पिता, भाई बहन, मित्र और गुरुजी पर विश्वास करता हूँ, वह भी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। समझदार होना और सबके साथ जीना मानव लक्ष्य है। कक्षा 4 में देखते हैं तो क्रमशः ये बात आगे बढ़ा है, किसी घटना या किसी कार्य के होने के कारण को हम समझ सकते हैं। कारण बदलते नहीं हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं। सोच विचार और अध्ययन के द्वारा कारण को समझ सकते हैं, कारण की समझ को समाधान कहते हैं। मानव का लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय और सह-अस्तित्व है। कक्षा 5 में समाधान का अर्थ है समझ पूरा हो जाना। अच्छा व्यवहार करने पर मानव सुखी होते हैं। समृद्धि के लिए अनेक प्रकार के उत्पादन और सेवा कार्य है। मानव समाज और शेष तीनों अवस्थाओं के साथ साथ जीना ही सह-अस्तित्व है। मानव लक्ष्य सभी के लिए समान है, मानव जाति एक है और मानव धर्म एक है। ये तो एक उदाहरण था। इसी तरीके से हम प्रत्येक पाठ का कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक इस क्रम को कैसे देखे, कैसे समझे, अभिभावक और अध्यापक साथ साथ मिलकर सह अध्ययन अध्यापन के साथ कैसे इस क्रम को और शोध कर पाए और शोध करने के क्रम में हमारी क्या अभिव्यक्ति रही,
आइए सब साथ साथ सुनते हैं। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को। पूज्य बाबा जी के प्रति, मेरे श्रीमान जी के प्रति और जो मेरी इस यात्रा में सहयोगी हैं उन सभी के प्रति खूब खूब कृतज्ञता। मैं ममता विकास जैन अभिभावक विद्यालय में एक अध्यापिका पद पर हूँ। पढ़ाने के साथ साथ विद्यालय के ऑफिस के कार्यभार को भी संभालती हूँ। जैसा कि कल नीति दीदी और ज्योति पुराणिक दीदी ने बताया, हम उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं और ज्योति अग्रवाल बहन जी अभी वर्तमान में विद्यालय के ऑफिस के कार्यभार को संभालते हैं। मैं विद्यालय में लगभग 9 वर्षों से जुड़ी हूँ। पहले हम सहयोगी कक्षा अध्यापिका के रूप में कक्षाएं लेते थे और अभी 6 वर्षों से मैं कक्षा नर्सरी और PP1 के सारे सब्जेक्ट्स लेती हूँ। नर्सरी PP1 में संबोधन सहयोग पर बच्चों का ध्यानाकर्षण कराया जाता है। 3 वर्ष के बच्चे जो अभी प्री प्राइमरी में हैं, अपने घर में अपनी मम्मी जी के ही साथ रहना चाहते हैं, परंतु अभी के परिवेश में क्योंकि सभी बच्चों को किसी न किसी विद्यालय में भेजते ही हैं, यदि बच्चों को घर जैसा वातावरण विद्यालय में ही मिल जाए तो बच्चे खुश हो जाते हैं। मध्यस्थ दर्शन में बच्चों को खुश होकर विद्यालय आना बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अध्यापिका, माँ जैसी अध्यापिका उनको विद्यालय में ही मिल जाए तो बच्चे कितने खुश हो जाएंगे और कितने कंफर्ट में रहेंगे। अपने मन की बात अध्यापिका जी से शेयर करते हैं, इसीलिए तो हर संवाद में मम्मी जी होती हैं। मम्मी जी के प्रति कृतज्ञता आ जाए, बच्चों में ऐसी दृष्टि का विकास हो जाए और उनमें शिष्टता आ जाए। शिष्टतापूर्ण व्यवहार के लिए हर दिन बच्चों की भाषा में उनका ध्यान दिलाया जाता है। भाई जी, बहन जी, मम्मी जी, पापा जी, अध्यापिका जी, आप और जी लगाकर बोलना। जैसे हम बच्चों से उनकी दिनचर्या पूछते हैं, जब वो बताते हैं तो हम उनकी बातों को दोहराते हुए उनमें जी और आप लगाते हैं, तो उनमें उनका संबोधन भी होता है और कृतज्ञता पर भी हम उनको ध्यान दिलाते हैं। जैसे ब्रश करना, खाना बनाना, आप कपड़े साफ़ सुथरे पहन के आए हैं, ये सब मम्मी जी ने किया है, ऐसी कृतज्ञता उन पे ध्यान दिलाना। बच्चों से पूछते हैं आपके घर पे कौन कौन रहता है, काउंटिंग करके बताइए, इसमें भी संबोधन जुड़ जाता है। क्लास में भाई जी बहन जी का नाम पूछते हैं, इसमें भी संबोधन जुड़ जाता है। और अ से अह तक पढ़ाने के लिए कक्षा में किसी बेटा जी का नाम, अध्यापिका जी का नाम, परिवार में किसी का नाम या वो वस्तु जिसे बच्चा पहचानता है, जानता है, उनके नाम के साथ हम अ से अह तक बच्चों को बताते हैं। जैसे कि अभी हमारी क्लास में अनुष्का बेटा जी हैं, अनीता अध्यापिका जी हैं, अ से अनय भाई जी हैं, आ से आम, आज, जिसमें मम्मा जी खाना बनाती हैं, आग, जिसमें हम बैठ के खाना खाते हैं, आसन। इस प्रकार हम उनको बताते हैं। बच्चों को फलों के नाम, सब्जियों के नाम मम्मी जी को जोड़ते हुए पूछते हैं, मम्मी जी ने क्या खाना बनाया, आपको कौन कौन से फल पसंद हैं, आपके पापा जी कौन से फल लेके आते हैं। तो इससे बच्चों को रटाने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे इतने सहजता से 10-10 सब्जियों के नाम और फलों के नाम बता ही देते हैं। विद्यालय में आने के बाद क्लासरूम के बाहर चप्पलों को लाइन से रखना, सभी अध्यापिका जी हम लोग चप्पल लाइन से रखते हैं, तो बच्चे अनुसरण के द्वारा सीख जाते हैं। खाने के पहले हाथ धोना, चबा चबा कर खाना, खाने के बाद हाथ धोना, खाना खाते समय हमारा शरीर जो अभी छोटा है हम उसकी ओर ध्यान दिलाते हैं कि आपको बड़ा शरीर चाहिए तो आपको हर सब्जी हर फल खाना चाहिए। इस तरीके से हम उनको खाने की, उनकी पोषकता के बारे में बताते हैं। बच्चों को ध्यानाकर्षण कराना कि बच्चे कब खुश होते हैं, शरीरगत और जीवन दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनसे संवाद करते हैं। मम्मी जी आपके लिए मनपसंद खाना बनाती हैं तो आप खुश हो जाते हो, पापा जी जब प्यार करते हैं तो आप खुश हो जाते हो, आपको दादाजी कोई गिफ्ट ला के देते हैं तो आप खुश हो जाते हो, आपको अध्यापिका जी कहती हैं वेरी गुड तो भी आप खुश हो जाते हो, आपकी कोई अच्छी बात बताए, आपके लिए क्लैपिंग करे
तो भी आप खुश हो जाते हो, भाई जी बहन जी के साथ खेलकर खुश हो जाते हो। इस तरीके से हम उनको दोनों ही बात बताते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी को बताते हुए उनके कार्यों को ध्यान दिलाते हैं। आप देख पाते हो, सुन पाना, छूकर पहचान जाते हो, आवाज़ सुनकर पहचान जाते हो कि अभी आपको कौन आवाज़ दे रहा है। खाने को टेस्ट करके हम बता पाते हैं कि हमने क्या खाया। इन सभी बातों का ध्यानाकर्षण हम करवाते हैं। चूँकि प्री प्राइमरी में बच्चों का सिलेबस ही पोयम है, तो मैं आपको एक पोयम बताती हूँ। मम्मा कहूँ या अम्मा, मम्मी कहूँ या अम्मी, दाई कहूँ या आई, जा कहूँ या माँ, मेरी प्यारी प्यारी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मेरी प्यारी प्यारी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, गोद में बिठाओ ना मेरी प्यारी अम्मा, गोद में सुलाओ ना मेरी प्यारी अम्मा, गोद में खिलाओ ना मेरी प्यारी अम्मा। मम्मा कहूँ या अम्मा, मम्मी कहूँ या अम्मी, दाई कहूँ या आई, जा कहूँ या माँ, जा कहूँ या माँ। तो ऐसे हर पोएम के बाद हम बच्चों के साथ 1 हफ्ते 10 दिन तक हम बच्चों के साथ उस विषय पर संवाद करते हैं। बढ़िया। नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। नमस्ते, मैं रजनी अग्रवाल। मुझे अभिभावक विद्यालय पढ़ाते 5 साल हो गए हैं। अभी हम CBMS में बच्चों को संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन, नियंत्रण, साथ साथ जीना बताते हैं। संबोधन, शिष्टता का पहला संस्कार है शिष्ट भाषा। बच्चों को हम जी और आप लगाकर संबोधित करते हैं। हम अध्यापिका जी भी आपस में भाभी जी, बहन जी और दीदी जी कह के पुकारते हैं। बच्चे स्कूल में अध्यापिका जी अपने सहपाठियों को भाई जी, बहन जी और सहयोगी भाई, दीदी, भैया को चाचा जी व मौसी कहते हैं। सहयोग जो है, बच्चा अध्यापिका जी का अनुसरण पूर्वक सहयोग करना सीखता है। अध्यापिका जी के कहने पे, जैसे कि बेटा जी आप कोई बच्चा पेंसिल रबर लाना भूल जाता है तो अध्यापिका जी कहती हैं बेटा जी आप अपने भाई जी, बहन जी का सहयोग करिए। और कोई बच्चा पढ़ते समय रुक जाता है तो अध्यापिका जी कहती हैं बेटा जी आप अपने भाई जी का सहयोग करिए। क्लास 2 और 3 में बच्चा सहयोग स्वयं से करने लगते हैं। बच्चे अपने घर में भी सहयोग करते हैं अपनी मम्मी जी का, जैसे कि दादी जी को पानी देना, दवाई देना, भोजन देना। बच्चे घर में पेड़ पौधे में भी पानी डालते हैं। और क्लास 2 और 3 में बच्चे स्वयं स्फूर्त से सहयोग करने लगते हैं। आज्ञा पालन में अध्यापिका जी की दृढ़ता व उनके निश्चित आचरण के कारण बच्चा अध्यापिका जी की बात को सुन पाता है। अध्यापिका जी के कहने पर, उनके कहने पर कार्य को करते हैं। जैसे बेटा जी आप खेलने जाएंगे तो अपने भाई बहन जी का ख्याल रखना कि चोट ना लगे, उनका ध्यान देना। और जैसे कि आप टेबल पर बुक्स कॉपी व्यवस्थित जमा दीजिए। तो अध्यापिका जी का निश्चित आचरण व उनके प्रति पूरी स्वीकृति होती है बच्चे की। तो इस कारण बच्चा जो है अध्यापिका की बात को सुन पाते हैं। और क्लास 2 और 3 में बच्चे स्वयं स्फूर्त से आज्ञा पालन करना सीख जाते हैं। अभी और नियंत्रण में हम बच्चों को कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना खाते समय बात नहीं करना है, आराम से चबा के खाना है, गिराना नहीं है, प्रेयर हॉल में जाने के लिए लाइन से बैठना है, लाइन से चलना है, ये सब बताते हैं। साथ साथ जीने के लिए मैंने बच्चों को प्रेरणा देने वाली स्टोरी
और खेल के ज़रिए, एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों को साथ साथ कैसे रहना है, साथ साथ कैसे चलना है, साथ साथ कैसे खाना खाना है, साथ साथ कैसे पढ़ना है, ये सब बच्चों को बताया जाता है। और कि जैसे कि अभी मैं क्लास 2 और 3 का हिंदी ले रही हूँ, तो क्लास 2 में बच्चों को मैंने क्लास 1 की कविताओं के साथ जोड़कर पढ़ा रही हूँ, और वैसे ही क्लास 3 के पाठों को भी मैं क्लास 2 के पाठों के साथ जोड़कर पढ़ा रही हूँ। इससे बच्चों का अभ्यास बहुत अच्छा हो जाता है। क्लास 2 और 3 में CBMS के पाठ कैसे क्रम से है, मैं वो बच्चे को बता रही हूँ। तो अब हिंदी जैसे कि मैं बच्चों को कैसे देती हूँ और क्या क्या देते हैं हम क्लास 2 और क्लास 3 में, जैसे कि बच्चों को पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना ये बताया जाता है। और पढ़ने के लिए मैंने बच्चों का, जैसे कि सबसे पहले पाठों को मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ने के लिए कहती हूँ। तो पढ़ने का अभ्यास जो है मैंने बच्चों का प्रेरणा देने वाली स्टोरी से करवाया, क्योंकि बच्चों को स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे जो है, एक बच्चा जैसे पढ़ता था तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनते थे, और पढ़ते समय मैं बच्चे से कहती थी कि ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़िए ताकि बच्चे सुन भी पाए। तो इस तरह जो है मैंने पाठों का अभ्यास कराया बच्चों से प्रेरणा देने वाली स्टोरी के ज़रिए से। अब लिखने का अभ्यास जो है बच्चे 2 लाइन की कॉपी में करते हैं, तो उसके अभ्यास के लिए मैं भी बोर्ड पर 2 लाइन खींचकर लिखती हूँ, और अक्षर का अभ्यास मैं बोल बोल कर करवाती हूँ बच्चे से। तो इस तरह से बच्चे का लिखने का अभ्यास होता है। और राइटिंग के लिए जब बच्चा 2 लाइन में ऊपर नीचे मोटा छोटा बड़ा लिखते हैं तो मैं मिटा देती हूँ, और मैं बच्चों को समझाती हूँ कि बेटा जी आपकी राइटिंग अच्छी बने, इसलिए मैंने इसे मिटा दिया है। तो बच्चों का अब अभ्यास अच्छा हो गया है 2 और 3 में। तो बच्चे जब ऊपर नीचे छोटा बड़ा लिखते हैं तो बच्चे खुद से मिटा के सही करते हैं। इस तरह से बच्चों की राइटिंग भी अच्छी हो गई और लिखने का अभ्यास भी अच्छा है, तो जल्दी जल्दी बच्चे लिख पाते हैं। अब सुनने का अभ्यास, जैसे मुझे कोई बात अच्छी लगती है तो मैं उस बात को ध्यान से सुन पाती हूँ। उसी क्रम से मैंने बच्चों को, जैसे स्टोरी पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ध्यान से बच्चे सुन पाते हैं, तो बच्चों का अभ्यास मैंने इस पाठों के पढ़ने का अभ्यास मैंने स्टोरी के ज़रिए करवाया। तो बच्चों को जब भी पढ़ते और लिखते हैं तो मैं ये कहती थी कि आप बोल बोल कर पढ़िए और बोल बोल कर लिखिए ताकि बच्चे सुन पाए। और समझाना, जैसे कि हिंदी में के विषय के सभी पाठों को किससे संबंधित गतिविधियां हैं, उसमें कि पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधे का ध्यान देना, प्राकृतिक और मानवकृत स्वास्थ्य के बारे में, और माता पिता और अध्यापिका जी का क्या क्या अनुकरण और अनुसरण करना चाहते हैं आप, उन्हें लिखिए। अपने भाई बहन जी की अच्छी बातों को लिखिए, और स्वादों के बारे में, और चित्र बनाना, चार्ट बनाना और मिट्टी के खिलौने बनाना, ये सब बताया। अब इसी तरह मैंने क्लास 2 और क्लास 3 में अभी पाठों को पढ़ाने के लिए शब्द से अर्थ से वस्तु तक का अभ्यास करवाया। अब उपलब्धि के रूप में, जैसे कि मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों से संवाद करती हूँ कि बेटा जी आप लोग कैसे हैं, आपका मन कैसा है, तो और आपके भाई जी, बहन जी, मम्मी जी, पापा जी, दादी, बाबा सब घर पर कैसे हैं। तो बच्चे भी मुझे वही पूछते हैं, अध्यापिका जी आप कैसी हैं, आपके घर पर रिया दीदी, राजा भैया कैसे हैं, ताऊ जी कैसे हैं। और अभी जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही हैं तो बच्चे क्लास अटेंड करते ही हैं, तो साथ साथ में बच्चों के पेरेंट्स भी अटेंड करते हैं और बच्चों के भाई बहन भी। तो जैसे कि हमारे क्लास में तालियां बजती है, क्लैपिंग, तो उनके भाई बहन जी को भी बहुत मज़ा आता है, वो भी क्लैपिंग करते हैं और बहुत ही अच्छे से मतलब क्लास को सब ज्वाइन करते हैं। और जैसे जब भी क्लास होती है तो सबको इंतज़ार रहता है क्लास का। इस तरह से मतलब बच्चे बहुत ही मज़ा लेते हैं।
और जैसे कि अभी एक पेरेंट्स कह रहे थे कि हम बच्चों में ये देख पा रहे हैं कि बच्चों में अच्छे संस्कार बन रहे हैं, वो ऐसे कि बच्चे कोई भी अच्छी बातें बोलता है या एक्टिविटी करता है या पढ़ाई करता है, राइटिंग भी अच्छी होती है, तो आपस में एक दूसरे का ये लोग खुलकर तारीफ़ कर पाते हैं कि ये भाई जी ने बहुत अच्छा किया है ऐसा करके। तो फिर दूसरे भाई जी कहेंगे भाई जी मैं भी आपको समझा देता हूँ या सिखा देता हूँ, तो उनमें सहयोग की प्रवृत्ति दिखती है। तो ऐसा तो हम अपने समय में नहीं कर पाते थे। तो ये देख के हमें बहुत ही खुशी होती है कि हमारे बच्चों के अंदर में बहुत सुंदर से संस्कार जा रहे हैं। बस सभी, और इस काम में सारे पूरा परिवार मेरा सहयोग कर रहा है। सभी को नमस्ते, धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम रेखा है। मैं अपने परिवार के साथ पिछले 6 वर्षों से अविदर संस्थान में रहती हूँ। मेरे परिवार में श्रीमान गोपाल जी, ईशु बेटा जी, माही बेटा जी और हमारे देवर जी की बिटिया तन्नू बेटा जी साथ में रहते रहे हैं। हमारे परिवार में मूल उद्देश्य है मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन और अभ्यास के लिए योग्यता पात्रता का विकसित करना और मानवीय व्यवस्था में भागीदारी करना। अविदर संस्थान परिवार अभिभावक विद्यालय के सभी बहनें एवं शिक्षा केंद्र अचोटी के सभी भाई बहनों के द्वारा हमें मार्गदर्शन, सहयोग और भागीदारी अवसर प्रदान करने पर हम अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी के रूप में उन्नत हो पा रहे हैं। हम आप सभी के प्रति कृतज्ञ हैं। एक मानव के शरीर काल को गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक विभिन्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जाता है। इन अवस्थाओं सहज निश्चित प्रक्रिया, पद्धति, प्रणाली से क्रमिक विकास एवं निश्चित उपलब्धियां हैं। इसके हर पक्ष पर विशेषकर मानवीय शिक्षा के संदर्भ में बाबा जी से हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। अभिभावक विद्यालय में मैं पिछले 5 वर्षों से भागीदारी कर रही हूँ। विद्यालय में मैंने पाया कि बाल्यावस्था में हर बालक परस्परता में आने वाले मानवों के साथ प्रथम संबंध की पहचान करना चाहते हैं। यह विश्वास होने पर संबंध निर्वाह दोनों पक्ष के लिए सहज और उत्सवपूर्ण हो जाता है। बाल्यावस्था में स्वाभाविक रूप से अवगत होने के कारण हर बालक परस्परता में अनुसरण करते हुए सीखते समझते हैं। यह मैं देख पाई हूँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो प्रत्याशा मुझे मेरे विद्यार्थी से होती है वैसा अपना आचरण करने का प्रयास करती हूँ। जैसे सबसे खुश होकर मिलना, अपना संबोधन हर समय सही रखना, सहयोग करने के लिए तत्पर रहना, ध्यान से बातों को सुनना, अपना भाव भंगिमा को में नियंत्रण होना, अपनी गलती को देख पाना, अपने वस्तुओं की सुरक्षा और संरक्षण करना इत्यादि। अभिभावक विद्यालय की कक्षा 4 और 5 में मैं हिंदी भाषा को पढ़ाती हूँ। पढ़ाते समय शब्द से अर्थ से वस्तु के अनुक्रम, पढ़ना, लिखना, स्मृति अभ्यास, व्याकरण की अभ्यास करवाती हूँ। उस अवस्थाओं में बच्चों की शरीर ऊर्जा एवं कौतूहल को स्मरण में रखते हुए प्रायोगिकता का प्रयास करती रहती हूँ। हिंदी विषय में जो भी पाठ है जैसे उससे संबंधित गतिविधियाँ जैसे चार्ट बनाना, चित्र बनाना, परिवार में चर्चा करना, पौधा लगाना, ध्यान रखना इत्यादि, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा चर्चा करना और इनसे अधिक प्रायोगिकता एवं प्रमाण संतुलन से विद्यार्थी में अधिक ग्राह्यता का होना ऐसा देखने को मिला है। मेरी भागीदारी के इस अल्प अवधि में मैं यह देख पा रही हूँ कि बाबा जी द्वारा प्रस्तुत मानवीय शिक्षा प्रक्रिया बहुत ही सुखप्रद, प्रेरणादायी, स्वयं के जागृति में सहायक एवं आवश्यक है। यह सौभाग्यशाली अवसर मुझे मिल रहा है। इसके लिए मैं सभी से प्राप्त सहयोग के लिए कृतज्ञ हूँ, सदैव रहूँगी। आप सभी को नमस्ते। आज आप लोग एक अच्छी बात सुनेंगे। जैसे कि आज आनंद बेटा जी का बैग छूट गया है। आज वो है ना, वो लेके आए थे लेकिन उनकी मम्मी
देना भूल गई थी। तो आज हम लोग को सबको क्या करना है आप बताइए। आप लोग क्या क्या शेयर करेंगे हम लोग आज? और अच्छा, तो अभी किसने पेंसिल दिया आनंद बेटा जी को? रबर किसने दिया? बहुत बढ़िया, है ना। अब और कलर की जरूरत पड़ेगी, वो कौन शेयर करेगा? सब शेयर करेंगे हम सब, है ना। चलिए, है ना। तो फिर आनंद भाई जी सबको क्या बोलेंगे? बोलिए आनंद बेटा जी। आप वेरी गुड। तो फिर सब अपने अपने लिए सब क्लैप करिए। चलिए, वेरी गुड। गुड। मम्मी जी पापा जी कहते हैं हम सब अच्छे बच्चे हैं। भाई जी बहन जी कहते हैं। नमस्कार। विद्यार्थियों के साथ मेरे अभ्यास के कुछ बिंदु हैं जिन्हें मैं रखती हूँ। मानवीय शिक्षा में 2 भाग हैं, एक सीखना, दूसरा समझना। सीखने में लिखना, पढ़ना, बोलना एवं समझने में सुने हुए को, पढ़े हुए को तर्क सहित सोचना एवं अभ्यास करना। जैसा कि हमें ज्ञात है कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा में वास्तविकताओं को समझना ही आधार है, जिसको लिखाया, पढ़ाया, बुलवाया भी जाता है, जो कि प्रचलित परंपरागत शिक्षा से भिन्न है। तो अब वास्तविकताओं को समझने के लिए उनके अर्थ को बताने वाली सूचनाओं को ग्रहण करने की आवश्यकता है। सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए वस्तु और व्यक्ति के प्रति स्वीकृति या सहमति की आवश्यकता है। यह स्वीकृति प्री प्राइमरी में वास्तविकता को व्यवहारिक रूप से देने से होती है। यह स्वीकृति
प्राइमरी में वास्तविकता को व्यवहारिक एवं तार्किक रूप से देने से होती है। यह स्वीकृति आगे की कक्षाओं में वास्तविकता को तात्विक, तार्किक एवं व्यवहारिक तीनों रूपों में देने से होती है। इसके लिए समझदार और प्रामाणिक व्यक्ति की आवश्यकता है। मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम प्रमाणित नहीं हैं तो हम ये शिक्षा को किस प्रकार दे सकते हैं। बाबा जी ने कहा कि हम समझा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसा बोल के शुरू करो। इस बात से मुझ में हिम्मत बढ़ी और मैंने वास्तविकताओं की सूचनाओं को देने का प्रयास शुरू किया। सबसे पहले मैंने इसी बात पर ध्यान दिलाया कि ध्यान से सुनना है। बच्चों को पूछा कि आप समझना चाहते हो, होशियार होना चाहते हो? तो हर बच्चा समझना और होशियार होना चाहता है, तो इसके लिए उनको ध्यान से सुनना है। मैंने कभी भी बच्चों को चुप रहो या शांत रहो या शोर मचाने के लिए कभी पनिश किया हो, ऐसा मुझे नहीं करना पड़ा। ध्यान से सुनने की ओर हमेशा ध्यान दिलाती रही और बच्चों ने इसको खूब स्वीकार किया और हर जगह हर बात मेरी ध्यान से सुनते थे, क्योंकि बच्चों के लिए अध्यापिका जी पुस्तक के रूप में होती हैं। उन्हीं को देखकर, सुनकर बच्चे सीखते और समझते हैं। एक अध्यापिका होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेदारी में लगा कि मैं हर बच्चे के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर पाऊँ, उनकी सत्य के प्रति जिज्ञासाओं को तर्क सहित एवं उम्र अनुसार सूचित करके पूरा कर पाऊँ, और यदि किसी बच्चे की जिज्ञासा सही कार्य व्यवहार के प्रति नहीं बन पा रही है तो उसे सही दिशा भी दे पाऊँ। जैसे छोटे बच्चों में खिलौनों को लेकर झगड़ा होता है कि मैं नहीं दूंगा या दूंगी, तो ऐसे में मैंने सोचा कि ऐसा क्या बोलूं जो बच्चों के लिए न्यायप्रद हो। तो मैंने उनको बोलकर देखा कि बेटू, एक बात बताइए, ये खिलौना आपके लिए बड़ी चीज़ है कि भाई जी बहन जी बड़ी चीज़ है? यानी आपके लिए वस्तु बड़ी चीज़ है या संबंध बड़ी चीज़ है? आप इस खिलौने के साथ अकेले खेल के खुश रहोगे कि भाई जी बहन जी के साथ मिलजुल के ज़्यादा खुश रहोगे? ऐसा 2 से 3 बार ध्यानाकर्षण कराने से उस बच्चे में इस बात की सहमति बनते हुए देखा और मिलजुल कर खेलते हुए भी देखा, और ये भी देख पाई कि सही के प्रति सहमति हर उम्र में हो सकती है। बच्चों में ये काम यदि ठीक से होता है और प्रवृत्ति के रूप में स्थापित होता है तो बड़े होने पे विद्यार्थी वस्तु के लिए कभी संबंध को खराब नहीं करेगा। खेल खेल में बच्चे गिर जाते हैं और बाकी बच्चे हंसने लगते हैं। ऐसे में मैंने उनको बोला कि इस समय आपका हंसना ठीक है, या इस समय भाईजी बहन जी को उठाना, उनके थोड़े कपड़े झाड़ देना, उनको उठा के किसी अच्छी छायादार जगह पे बिठाना, उनको पानी पिलाना, है ना, और अध्यापिका जी के पास ले जाना, और जब वे हंसने लगें तब उनके साथ मिलकर हंसना, क्या ठीक रहेगा? बच्चों को एक बात स्वीकार हुई और उसका पालन भी किया। इसी प्रकार किसी बच्चे का होमवर्क छूट गया है तो अपने भाई बहन जी का होमवर्क करने में मदद कर देना। किसी बच्चे का पाठ समझने से छूट गया है तो उसको समझाने में मदद कर देना। टिफ़िन छूट गया है तो टिफ़िन शेयर कर लेना। इस तरीके से कई बिंदु हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों में सहयोग की प्रवृत्ति रहती ही है, बस उनको उन बिंदुओं को ध्यानाकर्षण कराना है जहाँ वे सहयोग कर सकते हैं। बच्चे उन बिंदुओं को पहचान कर बड़ी खुशी से सहयोग के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा मैंने देखा। सहयोग की ये प्रवृत्ति बलवती होकर बड़े होने पर एक दूसरे की लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग के रूप में दिखाई देती है, समाधान समृद्धि के लिए सहयोग करने के रूप में दिखाई देती है, ना कि एक दूसरे की सफलताओं को देख के ईर्षित होना और असफलताओं को देखकर प्रसन्न होने के रूप में, बल्कि सफलताओं को देख के प्रसन्न होना और असफलताओं में सहयोग के रूप में दिखाई देती है। अपनी पसंदीदा सीट पर बैठना, चाहे क्लासरूम हो, चाहे बस हो, चाहे फिर झूला हो, को लेकर बच्चों में उलझन बनी रहती कि मैं इस सीट पर बैठूंगा या इस सीट पर बैठूंगा। इस उलझन को सुलझाने के लिए मैंने बच्चों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप लोग ऐसा करो कि सब लोग मिलकर इस बात को तय कर लो, निश्चित कर लो कि कौन कहाँ बैठेगा।
और यदि एक सीट पर एक से ज़्यादा बच्चे बैठना चाहते हैं तो उसमें समय सीमा को निश्चित कर लो कि इतना दिन हम बैठेंगे और या इतने घंटे हम बैठेंगे। तो इसमें मैं उनकी मदद भी करती थी और इस प्रस्ताव को बच्चों ने खूब स्वीकारा और इसका अभ्यास भी किया। इस प्रकार इसमें सब बच्चों का मन का भी हो जाता है और किसी एक बच्चे की मनमानी भी नहीं हो पाती है। इस अभ्यास से बड़े होने पर विद्यार्थी परिवार एवं समाज व्यवस्था में किसी प्रकार की मनमानी ना करते हुए किसी मिलजुल कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने एवं व्यवस्था को बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों के बीच कुछ न कुछ घटित होता रहता है, जैसे धक्का लग जाना, धक्का मार देना, भाषा का बिगड़ जाना या चीज़ें टूट फूट होना या आपस में मनमुटाव होना। ऐसे घटनाक्रम में चाहे 2 पक्ष हो चाहे 10 पक्ष हो, मैं एक एक बच्चे की बात ध्यान से सुनती, पूरे घटनाक्रम को ध्यान से सुनती। घटनाक्रम को ध्यान से सुनने के बाद गलती को ठीक से पहचान कर उस बच्चे को उसकी गलती को दिखा पाते, साथ में गलती के कारण को भी बताते। इस तरह बच्चे अपनी गलती को देख भी पाते और स्वीकार भी कर पाते। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी इस बात को ध्यान रखते हुए सुधार के लिए प्रयास भी करते। तो जब गलती को देख पाते हैं, गलती को स्वीकार कर पाते हैं, तो सुधारने की संभावना बन जाती है। जैसा कि दर्शन में लिखा है कि सुधार ही दंड है, तो इस तरह बच्चे सुधार को भी स्वीकार कर पाते हैं और दंड को भी स्वीकार कर पाते हैं। इसको और व्यवस्थित करने के लिए मैंने सभी बिंदुओं को निश्चित कर उनमें से एक बिंदु का चयन कर प्रार्थना कक्ष में सभी बच्चों के समक्ष, छोटे से लेकर बड़े तक, उस बिंदु को लेकर चर्चा करते और उस बिंदु को संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन, नियंत्रण से जोड़ते हुए नित्य अभ्यास कराते। किसी बच्चे का ध्यान छूट जाए तो बाकी भाई बहन उसको याद दिलाने में सहयोग करें, ऐसा भी बताते हैं। तो ऐसा एक बिंदु पर अभ्यास 1 हफ्ते तक कराते। इस तरह बच्चे विद्यालय में एक बिंदु को लेकर व्यवहाराभ्यास करते हुए नियंत्रित रह पाते। इसी तरह छुट्टी में घर जाते समय भी बच्चों में अनियंत्रण को रोकने के लिए मैं उनको पुनः एकत्र करती और दिन भर किए गए उनके व्यवहाराभ्यास के लिए शाबाशी देती और प्रोत्साहित भी करती। साथ में अध्यापिका जी द्वारा बच्चों को स्नेहपूर्वक दिए गए प्रबोधन के लिए एवं ध्यान देने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए कहती और अच्छे से नमस्ते कर विदा लेने के लिए बोलती। इस तरह बच्चे नियंत्रित होकर बस या गाड़ी में बैठ जाते। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर व्यवस्था में निश्चित विधियां होती हैं जिससे व्यवस्था में नियंत्रण बना रहता है। तो यदि इस बात का अभ्यास बच्चे कर पाते हैं तो बड़े होने पर परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था में निश्चित विधियों के स्वरूप को पहचान कर व्यवस्था में नियंत्रण को बनाए रखने में सहयोग कर सकते हैं। सम्मान। सम्मान शब्द सुनने से एक ऐसा चित्रण होता है कि यह केवल बड़े लोगों के लिए किए जाने वाले आदर सत्कार की बात है या किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए पुरस्कृत करने की बात है, किंतु यह एक भाव है, यह एक मूल्य है जो हर जीवन की आवश्यकता है, चाहे फिर वो छोटे शरीर वाले हों या बड़े शरीर वाले। इस बात को ध्यान रखते हुए मैं बच्चे जब गाड़ी में चढ़ते तो एक एक बच्चे का खूब स्वागत करती और उनके हालचाल भी पूछती और इसी तरह जब वे घर जाते तो उनसे अच्छे से विदा लेती और ये कहती कि आप विद्यालय कल और आना, हम आपका इंतज़ार करेंगे। इतना ध्यान मिलने से बच्चे को स्वयं का होना अन्य के भांति महत्वपूर्ण लगता और विद्यालय आना भी महत्वपूर्ण लगता। वे इसे निभाते भी रहे। महत्वपूर्ण यानी उपयोगी होना। यही बच्चे आगे की कक्षाओं में मानव का अध्ययन करेंगे और इस बात को और अच्छे से समझेंगे कि हर मानव महत्वपूर्ण होता है, यानी हर मानव उपयोगी होता है और हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है।
इस प्रकार इस सूत्र को समझते हुए हर मानव अपने महत्व को पहचानते हुए परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करते हुए तृप्त हो सकता है। जन्मदिन एक उत्सव है। भाग्य बेटा जी का जन्मदिन आया। परिवारों में जिस प्रकार से जन्मदिन मनाते हैं, हम इस प्रकार से जन्मदिन तो नहीं मनाते थे। उस दिन मुझे विचार आया कि बच्चे के लिए जन्मदिन एक उत्सव है, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे बच्चा उत्सवित हो जाए। तो मैंने बच्चों से पूछा कि क्या आप भाग्य बेटा जी की किसी अच्छी बात को देखकर उसको व्यक्त कर पाएंगे। बच्चे इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने भाग्य बेटा जी की एक एक अच्छी बात को व्यक्त किया। फिर मैंने भाग्य बेटा जी को भी कहा कि आप भी अपनी एक अच्छी बात को सोचो और बोलो। इस प्रकार उन्होंने भी अपनी अच्छी बात को बोला और अगले वर्ष किस अच्छी बात पर हमारा ध्यान बना रहेगा यह भी व्यक्त करो। इसी के साथ बच्चे की पसंद का खाना, गाना ये सब भी होना। और इस प्रकार से मनाए गए जन्मदिन को बच्चों ने पसंद किया, साथ में उनके अभिभावकों ने भी पसंद किया और वे घर पर भी इस प्रकार से जन्मदिन मनाने भी लगे। लोगों में कुछ कमियां भी होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं। तो हमारा अभ्यास कैसा है? अच्छाइयों को देखने का है या कमियों को देखने का है? बच्चों में शुरू से उनकी अच्छाई की ओर ध्यान दिलाने से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और संबंधियों में अच्छाइयों को देखने का अभ्यास भी होता है, क्योंकि अच्छाइयों को देखने से, स्वीकार करने से, व्यक्त करने से और याद करने से संबंध बने रहते हैं। अन्यथा कमियों को देखने से, याद करने से संबंध नहीं बन पाते हैं। संबंध को और अच्छे से समझते हैं तो किसी एक व्यक्ति की अच्छाई किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेरणा का काम करती है, यह समझ में आता है। संबंध को और अच्छे से समझते हैं तो हर संबंध मेरी पूर्णता के अर्थ में सजा हुआ है, यह भी दिखाई देता है। और इस प्रकार संबंध को समझते हुए, संबंधों में कर्तव्य दायित्व को पहचानते हुए, संबंधों में मूल्यों का निर्वाह करते हुए खुशहाली से जिया जा सकता है। इस तरह मूल्य शिक्षा में अभ्यास के बिंदुओं को चिन्हित करते हुए कई तरीके के अभ्यास कराए जा सकते हैं जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होंगे, ऐसा मेरा सोचना है। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मैं गौरी श्रीहरी और अभी मैं मानव तीर्थ में रह रही हूँ और मैं आपके सामने अभी अभिभावक विद्यालय के जो इंग्लिश करिकुलम डेवलपमेंट टीम है उसके एक मेंबर होते हुए प्रस्तुत हो रही हूँ। और मैं इस टीम में भागीदारी 2011 से कर रही हूँ। दो मुद्दों पे मैं अभी शेयर करना चाहूँगी। एक है ट्रांसलेशन वाला काम इंग्लिश लैंग्वेज में और दूसरा कुछ वैचारिक गतिविधियों को जो हमने डिज़ाइन किए। पहला जो ट्रांसलेशन वाले जो मुद्दा है, CVMS के बुक्स ऑलरेडी हिंदी में तैयार थे और उसको हम इंग्लिश भाषा में पढ़ाना चाह रहे थे बच्चों को। तो उसको हम ट्रांसलेशन करते वक्त मेनली यही ध्यान में रखें कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर वस्तु या भावार्थ जो है वो बच्चों तक ठीक से पहुंच जाए। तो इसके लिए एक सिंपल प्रोसेस अपनाते थे कि कोई जो भी ट्रांसलेट करता है उसको टीम में बाकी सारे मेंबर्स इंडिविजुअली उसको पढ़ते थे और खुद अलग से उसको एडिट और अपने कमेंट्स देते थे। तो फिर हम सब मिलके कलेक्टिवली फिर उस पर एडिटिंग का काम करते थे ताकि हमारा इंडिविजुअल बायसेस उसमें ना आ जाए शब्दों को लेके, इंग्लिश भाषा को लेके। और इम्पॉर्टेंस इस पे देते थे कि आसानी से वो बच्चों को सिंपल सेंटेंसेस में समझ में आ जाए। दूसरी जो चीज़ पे मैं शेयर करना चाहूँगी वो है वैचारिक गतिविधि, जो थॉट एक्टिविटीज़ कुछ डिज़ाइन करने की आवश्यकता हमें लगी, क्योंकि जो वस्तु है चेतना विकास मूल्य शिक्षा के जो चैप्टर्स बने थे उसकी जो वस्तु है वो बच्चों तक कैसे वो आसानी से पहुंच जाए और उसके साथ साथ एज अप्रोप्रिएट कैसे हो जाए, द सेंस कि वो अपने एज में उस वस्तु को वो बच्चा कैसे देखेगा, समझेगा और अपने आचरण या दिनचर्या के साथ जोड़ के कैसे देख पाएगा। तो 2-3 एग्जांपल्स मैं देना चाहूँगी।
जैसे मान लीजिए कल्पनाशीलता को हम जीवन में कल्पनाशीलता होता है उसको समझाते वक्त उसके लिए एक एक्टिविटी डिज़ाइन की है कि जैसे बच्चे दो ग्रुप में उनको बांट दिया गया और एक बच्चा इमेजिन करके जैसे डॉक्टर का काम या टीचर का काम या इलेक्ट्रिशियन या फार्मर का काम वो इमेजिन करके उसको इनैक्ट करेगा और दूसरा बच्चा उसको देख के गेस करेगा ये क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो बच्चों को ये बहुत मज़ा आता है और इसमें उनको समझ में भी आ जाता है कि हम सब में कल्पनाशीलता है और हाँ उसको हम एक दूसरों को कम्युनिकेट करने के लिए एक टूल है और तदाकार होके हम समझ भी पाते हैं एक दूसरों की बातचीत। ये एक एग्जाम्पल थी। दूसरा ये है कि न्याय का याचक एक चैप्टर है क्लास 4 में। तो जैसे न्याय बच्चों के लिए न्याय क्या चीज़ होगा कैसे समझेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल एक्टिविटी डिज़ाइन की कि बच्चा खुद ऑब्जर्व करके एक्सप्रेस करेगा अपने आप को कि कौन सी ऐसे इंस्टेंस उसकी लाइफ में अभी रिसेंटली उसको लगा कि उसने कोई भी इंटरेक्शन में उसने ठीक किया और कोई भी इंटरेक्शन में उसने ठीक नहीं किया, ऐसे उसको खुद को लगा, इसको वो इंग्लिश भाषा में एक्सप्रेस करेगा। ये एक एग्जाम्पल। दूसरा जैसे मान लीजिए आज्ञा पालन को समझाना है तो उसमें बच्चा खुद बताएगा कि बड़ों का कोई बात को उसने माना तो उसको कैसे लगा और मान लीजिए नहीं माना तो क्या होगा अगर नहीं मानता। तो वो खुद इस पे ऑब्जर्व करे, सोचे और एक्सप्रेस करे। तो इससे क्या होता है, एक तो उसका भाषा भी ऑब्वियसली इम्प्रूव होता है इन चीज़ों के बारे में इंग्लिश में सोचना और एक्सप्रेस करना। दूसरा ये वाली वस्तु उसके आचरण से कैसे जुड़ता है, उसके जीने से कैसे जुड़ता है, ये भी एक मुद्दा निकल के आती है। एक और एग्जांपल है कि हम एक एक्टिविटी डिज़ाइन किए थे इन्फ्रेंस समझना। मतलब हम जो भाषा में एक दूसरों के साथ शब्दों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, परिस्थिति और संदर्भ अनुसार भी बहुत कुछ हम समझते हैं, सिर्फ शब्दों से नहीं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पैराग्राफ्स दे दिए जिसमें बच्चा उसको पढ़ के गेस करेगा कि ये किन लोगों के बीच में हो रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व है और ये कहाँ पर हो रहा है। तो शब्दों से भी ज़्यादा चीज़ों को हम पकड़ते समझते हैं, ये वाली बात कम्युनिकेट होती है बच्चों को। फिर विधि समझाने की एक चैप्टर थी विधि को समझाने के लिए। तो उसके लिए हमने एक ऐसे एक्टिविटी डिज़ाइन किए कि बच्चे गेम्स तो खेलते ही है, तो वो खुद एक जो गेम उसको बहुत पसंद है उसके बारे में वो डिस्क्राइब करेगा कि इस गेम को कैसे खेला जाता है और अगर उसके फ्रेंड्स को समझाना है तो क्या क्या स्टेप्स है और दूसरा बच्चा भी उसको पढ़ के समझ जाए और उन रूल्स को फॉलो करे, इस तरीके से वो उसको डिस्क्राइब करे। तो बच्चों को ये करने में बहुत अच्छा लगता है और उनको ये समझ में आ जाता है कि हर चीज़ करने की एक विधि या तरीका होता है, तो उनके जीने से ये जुड़ जाता है। तो ऐसे कुछ हम एक्टिविटीज़ बनाते थे। और भौतिक रासायनिक दुनिया से जुड़ी हुई चैप्टर्स के लिए तो ज़्यादातर हम ऑब्जर्वेशन और एक्सप्रेशन इसकी एक्टिविटीज़ बनाते थे कि वो खुद जैसे अस्तित्व को समझने के लिए दिन और रात में एक छोटा बच्चा अपने आसपास दिन में क्या क्या चीज़ों को वो देखता है पहचानता है, वो खुद उसका लिस्ट बनाए और रात में क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखता है पहचानता है। ऐसे सिंपल सी चीज़ें पर ताकि वो खुद ऑब्जर्व करे, सोच पाए। और बच्चे तो ऑलरेडी भाषा में कई सारी चीज़ें वो जानती हैं अपने मातृभाषा में, पर इन चीज़ों को वो इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पाए, उसको एनकरेज करने के लिए ऐसे कुछ वैचारिक एक्टिविटीज़ हम डिज़ाइन करते थे। तो इन दो मुद्दों पे मैं शेयर करना चाह रही थी। बाकी ये भाषा को और आसानी से और इंटरेस्टिंग कैसे उसको पढ़ा सकते हैं, इसको बाकी बहनें टीम में वो शेयर करेंगे। धन्यवाद। तो नमस्ते। आदरणीय बाबा जी को स्मरण करते हुए एक बार पुनः आप सबके सामने अभिभावक विद्यालय के विषयवार प्रस्तुति के क्रम में मैं सुचित्रा श्रीवास्तव आप सबके सामने गणित विषय को लेकर के बाबा जी से क्या मार्गदर्शन मिला एवं गणित विषय को लेकर बाबा जी ने क्या क्या ध्यानाकर्षण करवाया और हम विद्यालय में इसको कैसे लेकर चल रहे हैं, क्या क्या शोध हुए, है ना।
और बच्चों में कैसे प्रयोग किया, क्या देखने को मिला, क्या काम करना शेष बाकी रह गया है, इन सब बातों को लेकर आपके सामने मैं कुछ बात रखूंगी। आगे की क्या संभावना और क्या योजना है, हो सकेगा समय रहने पर उसे भी रखूंगी। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि गणित विषय अपने आप में बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि गणित विषय का जिस तरह से विस्तार हो चुका है अभी सभी जगह पे एक विशेष सब्जेक्ट के रूप में से देखा जाता है। तो इस विषय को लेकर के बाबा जी से पूछना अपने आप में बहुत कठिन काम तो था ही। अनामिका बहन जी अधिकतर प्रश्न पूछा करती थी और बाबा जी से बात करते करते हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते गए और हमको आश्चर्यचकित करते गए। हम सभी बहनें बहुत ही सौभाग्यशाली रहीं, क्योंकि विद्यालय की शुरुआत करने से लेकर हमारे में विश्वास जगाने तक बाबा जी सतत मार्गदर्शन हमें देते रहे। विकल्प के रूप में खड़ा करना विद्यालय को एक चैलेंज तो था ही, पर बाबा जी का विश्वास का ताकत आसान बनाते गया। हर बात पर बाबा जी हमें आगाह किया करते थे। तो ये हम सब के लिए वाकई में बहुत सौभाग्य वाली बात है ही। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं तो हम बहुत सारे प्रश्न बाबा जी से किया करते थे और अनामिका बहन जी अक्सर पूछा ही करती थी। धीरे धीरे क्योंकि सब्जेक्ट को लेकर पूछना था तो सभी सब्जेक्ट को लेकर बातें हुआ करती थी। तो एक दिन मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि आगे मुझे भी तो बहुत दिक्कत आ सकती है पढ़ाने में विषय वस्तु को लेकर के। इसी क्रम में फिर मैंने प्रश्न पूछने का साहस जुटाया, क्योंकि काफ़ी दिन तक बाबा जी के साथ बैठते बैठते हम सबको अपने से बाबा जी लगने लगे थे और वो बहुत स्नेह से बहुत ही प्यार से हमें समझाया करते थे। डांटते बिल्कुल नहीं थे। थोड़ा बहुत डांट अगर पड़ता था तो अनामिका बहन जी उसको मुझे लिया करती थी। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते गए और जब गणित विषय को लेकर के कुछ प्रश्न हुए, जैसे कि गणित विषय में बहुत सारे कंटेंट हमको देखने को मिलता है। अगर हम 1 से लेकर के 10 तक के सब्जेक्ट को टॉपिक क्लासेस को देखें तो कंटेंट्स लगभग फिक्स हैं और मोटा मोटी अगर 1 to 5 में देखेंगे तो भी कंटेंट्स लगभग हर पब्लिकेशंस को देखेंगे तो लगभग फिक्स है। तो इस तरह से अगर हम क्रमिक रूप से पूछने गए कि बाबा जी काउंटिंग कैसे करवाएं, तो काउंटिंग के लिए बाबा जी बताते काउंटिंग को क्या है। बाबा जी के पास प्रश्न मुक्ति अभियान था। काउंटिंग क्या है, परिवार के लोगों को गिनवाओ, मम्मी जी, पापा जी, दादाजी, इस तरह से, और क्या करवाना है बच्चों को। फिर बाबा जी को बोले बाबा जी एडिशन कैसे करवाएं, तो बाबा जी ने बताया एडिशन कैसे करवाना है। तो जैसे आश्चर्यचकित लगा उस समय कि 2 वस्तु और 2 वस्तु मिल कर के 4 वस्तु होते हैं, न कि जुड़ कर के 4 वस्तु। तो इसको हम मिलन कहेंगे। तो ऐसी बातें जो आश्चर्यचकित की उस समय, हम जब छोटे छोटे प्रश्न को लेकर जाया करते थे और इतने सुंदर हमको आंसर मिलते थे कि हम सोचे भी नहीं थे, क्योंकि गणित तो पढ़ते चले गए हम इतने साल तक, अब पढ़ाते भी चले गए। तो ऐसा आंसर का तो हम सोचे ही नहीं थे कि गणित ऐसा भी हो सकता है। हम गणित को लेकर काफ़ी मज़ा करते ही रहे। तो ये आंसर बड़ा टचिंग लगा। और इस तरह से सब्ट्रैक्शन को जब पूछे कि बाबा जी सब्ट्रैक्शन कैसे करवाएंगे हम बच्चों को, तो बाबा जी ने कहा सब्ट्रैक्शन में क्या है, कोई भी वस्तु न घटती है न बढ़ती है, केवल उसका रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। तो बाबा जी ने कहा चेंज ऑफ फॉर्म और चेंज ऑफ प्लेस, इसको बाबा जी ने घटाना बोला, घटती नहीं कोई भी वस्तु। तो ये 2 प्रकार से हमने सब्ट्रैक्शन को समझा। और उसके बाद तो बहुत ऐसा लगा कि पता नहीं बाबा जी के पास कितने सारे चीज़ों को पूछने के लिए हमको हिम्मत करनी होगी। और हम सोचते चले गए, पूछते चले गए, और ऐसा लगता था बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे अंदर, एक एक करके पूछना है, कैसे करें। बड़ा मतलब कि मुझे तो बहुत ऐसा लगने लगा बाप रे कितने सारे प्रश्न पूछेंगे, बहुत सारे प्रश्न पूछने भी बाबा जी से मैथ्स को लेकर, इतना कुछ हमने पढ़ डाला है, कैसे करेंगे। फिर क्या था, हम ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछा करते थे। एक दिन बाबा जी के सामने मैंने सोचा कि
बहुत सारे कंटेंट्स हैं, कैसे पूछेंगे, तो सारे कंटेंट्स को लिख करके 1 to 5 के टोटल कितने कंटेंट्स होंगे सभी पब्लिकेशंस की बुक्स को देख करके सारे कंटेंट्स के टॉपिक को लिख करके बाबा जी के सामने मैं बैठी थी डायरी लेकर के। तो बाबा जी देखिए एक बार, और जैसे ही वो डायरी को देखी और मैं सोची पूछना शुरू की, वो डायरी मेरे हाथों से बाबा जी ने ले लिया। और लेने के बाद बाबा जी क्या किए, डायरी में जितने भी कंटेंट्स मैंने लिखे थे उन सब के सामने बाबा जी ने व्यवस्था शब्द लिख दिया और मुझे देखकर मुस्कुराने लग गए, जैसे बाबा जी ने मुझे अंतिम शब्द दे दिया है सोचने विचारने के लिए। उसके बाद तो बाबा जी की एक एक बात को मैं बहुत ध्यान से सुना करती और बहुत गंभीरता से मैं उस दिन बाबा जी की बात को ली और एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। और उसकी बात से लेकर के मैं लगातार रात दिन उस शब्द को लेकर सोचते रही कि आखिर बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। और जिस तरह से बाबा जी ने विश्वास दिखाया था गणित विषय को लेकर कि आप पढ़ाओगे, इस विश्वास के साथ बोले थे, तो मुझे जिम्मेदारी का बहुत ज़्यादा एहसास होने लगा कि मुझे ये करना है, मैं कैसे करूँ। तो ये शब्द जो बाबा जी से मिले, मैं तो बाबा जी के सामने पूरे अपने आप को जितने भी नॉलेज थे ना, मैं जो गणित पढ़ाया करती थी वर्तमान के विषय सब्जेक्ट को लेकर के, पूरा ज़ीरो करके, पूरा ब्लैंक करके, अपना कैनवास, अपनी होशियारी पूरा साफ करके बाबा जी के सामने बैठी थी। और बैठती थी तो मुझे बाबा जी की एक एक बात को सुनना, ध्यान से सुनना पड़ता था कि क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद बाबा जी गणित को बोलते थे कि मरा हुआ गणित है, ये उन्मादी है, उन्माद करता है, उन्माद टीचर्स भी उन्माद करते हैं, इसको उन्माद करवाते हैं, ये शब्द बोला करते थे। तो आखिर ये शब्द क्यों बोल रहे हैं बाबा जी, क्या छुपा है इसके पीछे, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि अध्ययन उस समय हमारा हुआ नहीं था। तो ये सब चीज़ मुझे बहुत गहरी बात लगती थी और मैं सोचती थी मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं बाबा जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी कि जब मैंने सोचा कि एक एक जब बात को मैंने अपना होशियारी को जैसे कम मतलब अलग रख करके अपने जितने भी समझ को एक कोने में रख करके जब प्योरिटी के साथ बाबा जी की बात को सोचने चली गई, तो निकल कर वो आंसर मिलता था कि क्या कहना चाह रहे हैं, और मुझे बहुत रोमांचित किया करता था। एक दिन ऐसे ही बाबा जी की बात हो रही थी और सभी बाबा जी को प्रणाम, विद्यालय में बाबा जी आते थे, प्रणाम करते चले जा रहे थे। तो मैं भी बाबा जी के पास प्रणाम करने के लिए गई। तो बाबा जी ने मुझसे कहा, समझ में आई अपनी महिमा। तो सच में मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा जी का विश्वास से मैं खड़ी हो गई हूँ। और काफ़ी सोचने विचारने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे सच में दिखने लग गया कि क्या कहना चाह रहे हैं। एक एक बात, एक एक चीज़ को हाथ में रख के रात में रख के सोचती थी, विचार में रख के, और उसके आंसर मुझे मिला करते थे कि इस बात से क्या निकल के आएगा आंसर। आखिर जब तक अगर मतलब ये देख पाए कि अगर हम समर्पित होते हैं किसी गुरु के प्रति या जिसे समझना चाहते हैं, तो समर्पण से कम में समझना होता नहीं है। मुझे समझ में आई बहुत अच्छी तरह से उस दिन बात। और एक एक बात बाबा जी जो कहें वो एक एक चीज़ मुझे क्लिक करती गई कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो बहुत ही रोमांचक सफ़र रहा बाबा जी के साथ मिला हुआ मार्गदर्शन। और एक एक चीज़ मुझे जैसे सारे कंटेंट्स के लगभग शोध होते रहे हर क्लास में, क्योंकि नर्सरी से शुरुआत की थी। नर्सरी से शुरुआत करते करते लगभग 9 वर्ष हो गए हैं हमारे विद्यालय को लेकर के। एक पूरा शोध पूरा होने में समय लगता भी है, क्योंकि एकदम नई चीज़, नया विकल्प, वो भी गणित जैसे विषय को लेकर के जो इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है, सबके सामने बातों को रखना कि आज क्या शोध हुआ है, इतने लोगों के सामने बातों को रखना एक बड़ा डर सा लगता था कि कोई ये क्वेश्चन कर दे। पर मुझे तो बहुत रोमांचित करता था कि सत्य लगता था कि बात बिल्कुल सही है, सबके सामने रखा जा सकता है। तो काफ़ी साहस मुझ में इकट्ठा होता चला गया और मुझे लगा कि यही है और बस कुछ दूसरा कुछ आंसर नहीं है, बिल्कुल सटीक है ये। तो मुझे अगर इतना मैं नहीं करती तो मुझे दिखाई नहीं देता। अगर मैं बुक्स लेके पढ़ने जाती ना तो मुझे दिखाई नहीं देता कि वस्तुमूलक गणित क्या है, आखिर बाबा जी कहना क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। गणित का व्यवहारिक स्वरूप क्या है मुझे बिल्कुल नहीं निकल कर आता, क्योंकि अगर मैं प्रचलित बुक को लेकर चलती तो वही सिलेबस
फिक्स, नर्सरी में 1 to 20, क्लास 1 में 1 to 100, एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन, कुछ 2 अंकों वाले, 1 अंकों वाले, इस तरह के पैटर्न में चलते बहते चले जाते। अगर बुक हाथ में रखती तो शोध होता ही नहीं। तो सबको हटाने के बाद अगर हम जब देखने गए, आखिर करवाना तो हमको वही है, लेकिन शोध नहीं होता, हम उसी पैटर्न में चलते जाते हैं। हम देख ही नहीं पाते कि वस्तुमूलक गणित क्या है, किस बात की ओर ध्यानाकर्षण करवा पा रहे हैं। तो वो सब चीज़ हटाने पर दिखाई दिया मुझे साफ साफ कि क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों उन्मादी बताया जा रहा है गणित को, क्यों उसको हम मारा हुआ गणित कह रहे हैं। तो मैंने जो किए हैं प्रयोग, उसको मैं आप तक में थोड़ा सा रखूँगी क्योंकि समय बहुत कम है। बाबा जी की सानिध्य के साथ लगातार ईमानदारी के साथ अगर लगे, अगर किसी गुरु के साथ, तो आंसर मिला करते हैं और मुझे आंसर मिलते ही जा रहे थे। मैं बहुत रोमांचित हो रही थी। उस समय समय पर सभी बहनों के साथ शेयर भी किया करती थी और हमारे विद्यालय में जो भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है या जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह होती थी तो समय समय पर वहाँ पर मैं रखा भी करती थी कि ये बात पता चली, और जो भी सुनकर सबको रोमांचित सभी होते भी थे कि ये एकदम नई बात पता चली गणित को लेकर के। बस स्वयं में विश्वास बढ़ता गया और क्लास वाइज शोध होता गया। एक एक क्लास आगे बढ़ते गई और इस क्लास में बच्चे कैसे क्या समझेंगे, एक एक कंटेंट को लेकर शोध होता गया और समय समय पर सारी बहनों को प्रस्तुत भी करती गई। नई बहनों को तैयार करने में बहुत सारी गाइडलाइन भी देते गई। बच्चों को वर्तमान शिक्षा से वंचित तो नहीं रखना था। तो बच्चों को साथ साथ में क्या है कि 5 दिन स्कूल जाना रेगुलर, और बच्चे भी साथ में हैं और शोध भी करना है। तो बच्चों को खाली भी नहीं छोड़ना है, बच्चों को पढ़ाते हुए, बच्चों को देते हुए, प्रयोग करते हुए शोध भी होता रहा। तो ये चीज़ है कि कुछ चीज़ तो मुझे देखने को मिला कि जैसे कि मैं बच्चों को अगर अभी खाली अंक देती थी, अगर केवल अंक, तो अंक देने पर बच्चों की क्या प्रवृत्तियाँ होती हैं, क्यों न्यूमेरिकल्स अगर अपन दे रहे हैं तो बच्चों में क्या प्रवृत्ति देखने को मिली। और अगर जब मैं बच्चों को वस्तु के साथ जोड़ते हुए, बच्चों को दैनिक जीवन के साथ जोड़ते हुए, वो चित्रण करवाते हुए गणित को दिया करती थी, तो तब बच्चों की प्रवृत्ति क्या होती थी। तो बिना वस्तु के देना और वस्तु के साथ देना, दोनों में बच्चों में अलग अलग प्रवृत्ति देखने को मिली। ये एक एक छोटे छोटे प्रयोग जो है वो साथ में कर करके मैंने देखा है कि बहुत जल्दी बच्चों में प्रवृत्तियाँ डेवलप होती हैं मैथ्स को लेकर। तो एक तो टीचर की मानसिकता बहुत डिपेंड करता है बच्चों के टीचिंग में, कि टीचर किस मानसिकता से पढ़ा रही है बच्चों को, वो भी बहुत ज़्यादा उसमें डिपेंड करता है। कि एज इट इज़ अगर बुक भी लिख दिया जाए कि हाँ ये शोध हुआ है और ये बाबा जी ने बताया है, ये ऐसा ऐसा, तो ये तो एक हो गया कि मैटर मिल गया पढ़ाने के लिए, सिलेबस मिल गया। पर टीचर की मानसिकता अगर वैसी नहीं है देने की वस्तुमूलक गणित को समझ कर, पी कर, कि बच्चों में ये मुझे चेंजेस लाना है, मतलब ये प्रवृत्ति को शिफ्ट कर, इस प्रवृत्ति को हटा देना है और ये नई चीज़ का मुझे आरोपण करना है, वो क्या चीज़ है, इस तरह से शोध करती हुई टीचर अगर होगी तो बिल्कुल शिफ्ट होने वाली चीज़ है ये, बिल्कुल सहज रूप से। और बच्चे गणित को बहुत एंजॉय भी करते हैं और जब उसे जीने से जुड़ता है तो बच्चों को बोरिंग तो लगने वाला है ही नहीं। बच्चे कभी बोर नहीं होते थे कभी भी क्लास में। ये है कि बस मैंने वर्तमान में जो अभ्यास वाली जो बात है उसको मैंने रोक कर रखा था, क्योंकि शोध वाले अगर अब क्रम में हूँ तो मैं एक साथ 2 चीज़ नहीं करवा सकती कि बच्चों को अभ्यास में भी पारंगत कर दूँ, साथ में मेरा शोध भी पूरा हो जाए। तो बच्चों को भी रोक कर रखा था मैंने कि अभी बिल्कुल अधिक उनको प्रवृत्तियों जैसे डेवलप ना करें, तो वो भी उनकी प्रवृत्ति को जांचते हुए, चेक करते हुए आगे बढ़ना में बहुत समय लगता है इसमें। तो बच्चे भी सारे हमारे अपने ही थे, तो ये करते हुए मुझे आसानी हुई, मतलब का बस बात को सॉर्ट करते हुए। ऐसी छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो वर्कशॉप, अगर गणित विषय को लेकर वर्कशॉप होंगे तो उसमें आराम से एक एक क्लास वाइज हमको रखते हुए बनेगा। तो अगर 5th तक देखेंगे तो क्या जाना चाहिए, तो 5th तक तो बच्चों को गणित क्यों, गणित क्या, गणित कैसे पहुंच जाना चाहिए, हम गणित क्यों कर रहे हैं, इस बात का लगातार शिफ्टिंग, जहाँ से बच्चों की समझ बनना चालू होता है धीरे धीरे इस बात को शिफ्ट किया जाए और ये दिखाया जाए कि देखो कैसे परिवार के लोगों को गिन रहे हैं, परिवार की व्यवस्था वाली गणित को बताएं कि कैसे मम्मी व्यवस्था में लगी रहती है कि एक डब्बा आटा निकाली, आज ज़्यादा लोग आ गए तो 2 डब्बा आटा निकाली। तो इस तरह से काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परिवार व्यवस्था को लेकर, फिर विद्यालय व्यवस्था को लेकर, इस तरह से जो क्रम से पूरा 1 से 5 तक, तो 5th तक ये है कि बच्चे गणित क्या, गणित क्यों और गणित कैसे पहुंच जाए, इसका अभ्यास अभी भी जारी रहेगा।
ऐसे नहीं कि 5th तक पहुंच ही गया। तो वो अपन क्रम को देखते जाएं, टीचर देखेगी और आगे बढ़ती जाएगी। सारी संक्रियाएं हैं जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, उसमें पारंगत होना बहुत अनिवार्य है। उसको भी बिल्कुल साथ में करते जाना है। तर्क लगा पाएँ, तर्क क्षमता का विकास हो, इसके लिए भी हमको गणित बनाना है कि पारिवारिक विधि से, व्यवहारिक विधि से बच्चे उसको कर पाएँ। सटीक अनुमान लगा पाएँ, घर की व्यवस्था को लेकर के, परिवार की व्यवस्था को देखते हुए क्या सटीक अनुमान वो लगा पाएँ, अपनी खुद की आवश्यकता की वस्तु को कैसे सटीक अनुमान लगा पाएँ। इस सब का अभ्यास विद्यालय में होने की आवश्यकता है और बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर हम व्यवहारिक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसमें पारंगत होना 5th तक बहुत ही अनिवार्य है। आगे अगर देखें तो जो नए टीचर हैं, सारे नए शिक्षक बहनें हैं, वो बहुत ही मेहनत कर रही हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही, सारे शिक्षक जो नए टीचर्स हैं इस साल, सभी लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से चल ही रहा है। अभी सभी बहुत मेहनत कर रही हैं। मेरे साथ गौरी दीदी जी, ज्योति पुराणिक दीदी जी, इन सब भी साथ में गणित पढ़ाया करते थे। अभी भी वो पढ़ाने के क्रम में ही हैं। आगे जो नए शिक्षक हैं उनको भी हम तैयार कर ही रहे हैं। एक बार बस वर्कशॉप हुआ था, बहुत अच्छे से सब टीचर ने वर्कशॉप किया और खूब अच्छे से क्लास वो ले पा रहे हैं। समय समय पर मार्गदर्शन वो लेते ही रहते हैं। आगे की योजना और संभावना को देखते हैं तो आगे शिक्षक को तैयार करना मेरा आगे का जो संभावना और विद्यालय को लेकर के 1 से 5 तक की क्रमिक कॉन्सेप्ट सहित शिक्षक मार्गदर्शिका व एक्सरसाइज बुक को तैयार करना ही है सबके साथ मिल कर के। और आगे के क्रम में देखेंगे तो वर्कशॉप बहुत अनिवार्य है, इसलिए वर्कशॉप को भी लेने का डिज़ाइन बनाना है। और बस इसी खुशहाली के साथ आगे छोटी बहनों की प्रस्तुति है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। नमस्ते। सभी को नमस्ते। परम श्रद्धेय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, अम्बा दीदी जी सहित जीवन विद्या परिवार, गायत्री परिवार, सभी बंधु भगिनी जिन्होंने मेरी जागृति उन्नति में सहायता प्रदान की है, उन सब के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। मैं बचपन से ही निरंतर सुखी कैसे हो इसके लिए शोधरत थी। इसी क्रम में गायत्री परिवार से जुड़ना हुआ और जीवन विद्या मिला और लगा कि यहाँ मेरा शोध पूरा हुआ या पूरा होने की संभावना दिखी। और इस क्रम में 2009 में नीति दीदी से पहली बार मुझे सूचना मिली और 2009 में ही सोम भैया जी का जो प्रयास हुआ छत्तीसगढ़ शासन के साथ, तो श्रीमान जी का को 1 वर्षीय अध्ययन शिविर करने का अवसर मिला। 2012 में मुझे अवसर मिला अध्ययन करने का और 12-13 में अध्ययन के बाद शालू दीदी के मोटिवेशन से 2014 से 18 तक अनीता दीदी और सभी के सहयोग से मुझे 5 वर्ष अभिभावक विद्यालय रायपुर में पढ़ाने का जो सौभाग्य मिला, मैं उन सबके प्रति भी कृतज्ञ हूँ। और इसमें इन 5 वर्षों में मैं अपनी उपलब्धि को देखूँ तो बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, पर समय की एक मर्यादा है, तो मैं कुछ 2-4 पॉइंट रख पाऊँगी। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखा, चूँकि मैं पिछले 27 सालों से परंपरा में गणित विषय का अध्यापन करा रही हूँ, तो वहाँ पर बच्चों को हम डांट भी देते थे और यहाँ ये था कि बच्चों को स्नेहपूर्वक ही समझाना है। तो शुरुआत में मुझे बहुत दम लगा, लेकिन अब धीरे धीरे वो सहज हो गया और इस रूप में मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर धीरता बढ़ी। दूसरा चीज़ ये देखूँ मैं कि जब मैंने क्लास 3 में गणित विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी ली, तो तब चूँकि कोई बुक तो थी नहीं, तो इस क्रम में फिर सुचित्रा दीदी के सहयोग, शालू दीदी और ज्योति दीदी के सहयोग से मैंने क्लास 3 की जो एक शिक्षक मार्गदर्शिका बनाई, जिसमें जो मध्यस्थ दर्शन के अनुसार जो गणित की अवधारणाएं को स्पष्ट किया गया है, जो कि बहुत ही उपयोगी साबित हुई। और इस क्रम जब इसको बना रहे थे तो मेरा खुद का भी बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान गया। जैसे जब इसमें देखा कि समय चैप्टर को लिखना था, तो उसमें देखा कि क्रिया की अवधि ही काल है, तो इसको भी लेके जब हमने देखे कैसे बच्चों के साथ गतिविधियाँ की जैसे हम दोने में अलग अलग बीजों को बोया
और उसमें स्लिप चिपका दी, कौन डेट और क्या बीज लगाया। तो बच्चे बहुत खुश होके उसमें आके पानी देना, देखना, तो ये समझ में आया कि कौन सा बीज कितने दिनों में अंकुरित होता है। तो यहाँ बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। फिर दूसरा ये देखा कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो क्रिया की अवधि तो पूरी हो जाती है, पर उसके पीछे जो प्रयोजन है वो पूरा हो पाता है कि नहीं। तो इसके ऊपर भी जब बच्चों से बहुत डिटेल में चर्चा हुई तो बच्चों का ध्यान गया और उन्होंने दूसरे दिन आके शेयर भी किया। जैसे एक बेटा जी ने कहा कि अध्यापिका जी, जब मैं नहा रहा था तो मेरा ध्यान गया कि मैं नहा तो रहा हूँ, पर इसके पीछे जो प्रयोजन है शरीर स्वच्छता का हुआ कि नहीं, तो मैंने अच्छे से साबुन लगा के नहाया। एक बेटा जी ने कहा कि मैं जब दूध पी रहा था तो मुझे लगा कि दूध का जो प्रयोजन है शरीर पोषण हो तो पूरा हुआ, पर आवर्तन पूरा हो रहा है कि नहीं, तो फिर मैंने ग्लास को धो के रखा। फिर एक बेटा जी ने कहा कि आपने कहा था कि व्यवहार में भी आवर्तन की जरूरत है, तो जब मेरे को मम्मी जी ने पापा जी को बुलाने भिजवाए थे तो मैं गई और पापा जी ने कहा 20 मिनट बाद आऊँगा बेटा जी, तो मैंने आके वापस मम्मी जी को बताया कि पापा जी 20 मिनट बाद आएंगे। तो इस तरह से आवर्तन पूरा हुआ और जब ऐसा एक निश्चितता होती है तो हम बहुत सहज होते और काम आसानी से कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान गया। फिर एक चीज़ और ये देखिए कि गणित में जो हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चों का अवलोकन क्षमता है, तर्क क्षमता है, अनुमान क्षमता है, ये बढ़े। तो इसमें ये देख पाई कि जैसे नक्शा वाली बात थी, तो नक्शा वाला चैप्टर में जब बच्चों को लैंडमार्क और ये सारी चीज़ें बताई, इसकी क्या उपयोगिता है, मान लो आपके पेरेंट्स कोई आते हैं, दादाजी कोई आते हैं, तो आप रास्ता बता पाओ। तो फिर ये कहा कि बेटा जी, जब आप यहाँ विद्यालय से घर जाओगे तो आप इसका नक्शा बनाओगे। और मैं इतनी गदगद हो गई जब मैंने देखा, बच्ची जब आई अगले दिन तो वो जब नक्शा बना के लाई तो रास्ते में जो तेलीबांधा का तालाब पड़ता है उसमें एक तिरंगा झंडा भी है, तो उसने उसका भी बनाया। और साथ ही हॉस्पिटल था तो उसका भी। तो ये लगा कि हम जितना सोचते बच्चा उससे ज़्यादा करता है, हमारे सोच से ज़्यादा। इसी तरह से एनसीईआरटी में जो था कि जो लर्निंग आउटकम वाली बात है, तो इसमें बच्चे प्रश्न बनाए। तो मैंने ये भी प्रयोग जब किया कि बच्चों को कहा कुछ प्रश्न मैं बना के बताई और फिर कहा बेटा जी अब आप बनाना प्रश्न। तो बच्चों ने जब प्रश्न बना के लाए तो जितना मैंने सोची नहीं थी उससे ज़्यादा बच्चे अच्छा बना के लाए। और उसमें एक चीज़ यहाँ ध्यान गया कि जो अछूती और हिंगना के बच्चे थे उन्होंने जो प्रश्न बना के लाए थे जोड़ने, घटाने, गुना भाग के, वो कृषि गौपालन से जुड़े हुए थे। वहीं जो रायपुर के बच्चे थे उन्होंने दुकान के, मॉल के, कार के, मोबाइल के, इनके प्रश्न बनाए। तो ये समझ में आया कि बच्चा जब विद्यालय आता है तो बच्चे के साथ उनका सांस्कृतिक, सामाजिक संदर्भ भी साथ आता है। और आज्ञा पालन के क्रम में देखा कि हम लोग जब आज्ञा पालन बच्चा कब करेगा, जब परिवार में स्वावलंबन का कोई डिज़ाइन हो और समाज में शिक्षा और व्यवस्था के मॉडल हो। यहाँ मेरा ध्यान गया। तो ये समझ में आया फिर कि और एक बात ये भी ध्यान गई कि हमारा आचरण ही ट्रांसफर होता है बच्चे में, जितना हम जीते वो बच्चों में जाता है। तो फिर खुद पर ध्यान गया कि हमको और पूरे होना है, तो अध्ययन अभ्यास पर ध्यान गया। तो इस क्रम में अब पिछले 1.5 साल से मैं विद्यालय नहीं जा पा रही हूँ। अब इस दौरान एक छोटा सा प्रयास, बाबा जी के आचरण का सांस्कृतिक, सामाजिक संदर्भ भी साथ आता है। और आज्ञा पालन के क्रम में देखा कि हम लोग जब आज्ञा पालन बच्चा कब करेगा, जब परिवार में स्वावलंबन का कोई डिज़ाइन हो और समाज में शिक्षा और व्यवस्था के मॉडल हो। यहाँ मेरा ध्यान गया। तो ये समझ में आया फिर कि और एक बात ये भी ध्यान गई कि हमारा आचरण ही ट्रांसफर होता है बच्चे में, जितना हम जीते वो बच्चों में जाता है। तो फिर खुद पर ध्यान गया कि हमको और पूरे होना है, तो अध्ययन अभ्यास पर ध्यान गया। तो इस क्रम में अब पिछले 1.5 साल से मैं विद्यालय नहीं जा पा रही हूँ। अब इस दौरान एक छोटा सा प्रयास, बाबा जी के आचरण का अनुसरण करते हुए शिक्षा और व्यवस्था के एक छोटे से मॉडल के रूप में 30 परिवार मिलकर एक छोटा सा प्रयास उत्सव पारा के रूप में कर रहे हैं, जहाँ पर जितना हो पा रहा है हमारे परिवार की जो भी भूमिका हो पा रही है शिक्षा को लेकर और कैसे 5 आयामों को लेकर हम भागीदारी कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रयास कर पा रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए। और जो पैटर्न चैप्टर जब पढ़ा रही थी तो उसमें भी देखा कि बच्चे खुद बताए कि देखो दीवार में पैटर्न है, झूले में पैटर्न है, पेड़ की पत्तियों में पैटर्न है। तो मैंने देखा कि बच्चा गणित को बहुत एंजॉय करके समझ पा रहे थे। एक चीज़ और देखिए, अभी क्या होता है बच्चे जब करते हैं ना, तो यदि जल्दी सवाल बना लेते तो विशेषता में चले जाते हैं। तो यहाँ का बेटा यदि आपका बन गया तो भाई जी को सहयोग कर दो। और तो उसमें फिर एक सामान्यकरण वाली बात हुई, श्रेष्ठता वाली बात हुई, आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप पूछ लो। और एक चीज़ ये ध्यान और दिलाए कि देखो बेटा जीवन में सब जगह गणित हो रहा है। मम्मी जी देखो हर पल गणित कर रही है, मतलब किचन में हर जगह, क्या बढ़िया मैनेजमेंट है मम्मी जी का। तो अब बच्चों का ध्यान जाने लगा कि यदि हम जल्दी कर ले रहे तो हम कोई विशेष काम नहीं कर रहे हैं, सामान्य बात है। और हर व्यक्ति हर पल कर ही रहा, और मम्मी जी तो हमारी कितना बढ़िया से कर पा रही। तो इस तरह से मैं देखूँ तो मेरे बहुत उत्सवित करने वाले पल थे बच्चों के साथ। और
और बहुत मज़ा भी आया, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत तृप्ति भी मिली। और जहाँ कम थी मैं देख पाई कि मैं पूरी नहीं हूँ, अधूरी हूँ, तो मुझे अध्ययन अभ्यास जरूरी है, तो वो भी कर पाई, तो मेरा बहुत उपलब्धि भरा रहा। और उसके लिए पूरे अभिभावक विद्यालय की बहनों के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ, अनीता दीदी सहित सभी बहनों की, जिन्होंने मेरी पात्रता योग्यता बढ़ाने में बहुत अच्छी पूरकता निभाई। और इस तरह से मैं बहुत खुश हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बाबा जी और माता जी को सादर वंदन करते हुए आप सभी को नमस्ते। मैं ज्योति पुराणिक अभाग विद्यालय रायपुर से। बाबा जी के मार्गदर्शन में सुचित्रा बहन जी ने गणित को वस्तुमूलक गणित को तैयार किया और हम सभी ने सुचित्रा बहन जी के मार्गदर्शन में विद्यालय में गणित विषय को लिया। मैंने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का गणित, क्लास 4 तक का भी गणित को लिया है और क्लास 5 के गणित में मैं सुचित्रा बहन जी के साथ में रही हूँ। तो गणित विषय को लेकर के जो भी वस्तुमूलक गणित को लेकर के जो भी मध्यस्थ दर्शन के आधार पर शोध हुआ, उसमें बहुत सारी बातें सभी बहनों ने कह दी हैं। मैंने भी बहुत सारा कार्य किया है। तो इसमें जो मैंने मुख्य रूप से कहा है, उसमें अनुमान क्षमता पर मैंने बच्चों को अभ्यास कराया है कि गणित से बच्चों में अनुमान क्षमता का विकास होता है। तो अनुमान क्षमता हमारे दैनिक जीवन में हम हर समय कुछ ना कुछ अनुमान लगाते रहते हैं। जब हम खाना बनाते हैं तब भी, जब हम कुछ काम करते हैं, किसी चीज़ को नापते हैं तब भी, तो हर समय हम किसी चीज़ को टेप से या किसी चीज़ से नापते नहीं हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं और बहुत आवश्यकता होने पर हम सटीक उसको नापते हैं। तो अनुमान हमारे जीवन में बहुत, दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। जैसे हम सब्ज़ी लेने भी जाते हैं तो पहले हम चीज़ों को निकालते हैं। जैसे टमाटर खरीदना है तो पहले हम टमाटर निकालते हैं, फिर उसको तौलाते हैं, तो वो टमाटर हम अपने अनुमान से ही निकालते हैं। इसी तरीके से किसी चीज़ को, मुझे किसी कपड़े को नापना है तो मैं अनुमान लगाती हूँ कि हाँ, ये लगभग 1 मीटर होगा। तो बच्चों में अनुमान क्षमता का विकास हो, इससे हम गणित से हम इसको विकसित करते हैं। तो मैंने इसका क्लास में अभ्यास कराया है और बहुत सारे अभ्यासों से बच्चों में अनुमान क्षमता बढ़ती है। जैसे हम क्लासरूम की लंबाई को नापवाते हैं तो पहले अनुमान से पूछते हैं कि कितना होगा, फिर उसको नाप के दिखाते हैं, तो एक बच्चों को सटीक अनुमान लगाना आ जाता है। तो इस तरीके से अनुमान क्षमता हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। जब हम किसी भी चीज़ का अनुमान लगाते हैं तो सटीक लगा पाएँ। जैसे कोई भी वस्तु रखी है और हम उसको बता पाए कि बिना गिने कि हाँ, लगभग ये 20 आलू हैं या 25 आलू हैं या 2 किलो आलू है, तो इस तरीके से हम अनुमान क्षमता को बता पाते हैं। तो वस्तुमूलक गणित में अनुमान क्षमता का विकास ही छोटे बच्चों में कराते हैं। मैंने इसके लिए बहुत सारे अभ्यास कराए हैं। जैसे केजी में नापने के लिए अनुमान, जैसे केजी में हम किसी चीज़ को नापते हैं तो अनुमान से हम बता पाएँ कि ये कितना केजी है। लीटर में हम नापते हैं तो हम बता पाएँ कि ये कितना लीटर है, अनुमान से बता पाएँ। फिर हम बच्चों को नाप के भी दिखाते हैं कि देखिए ये 2 लीटर है या 1 लीटर पानी है या 1 लीटर दूध है, तो इसके लिए हमको कितना बड़ा बर्तन लगेगा। इस तरीके से हम बच्चों में अनुमान क्षमता का विकास करते हैं। इसके लिए बहुत सारे अभ्यास क्लास में कराए जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने भी बहुत सारे अभ्यास सुचित्रा बहन जी के मार्गदर्शन में क्लास में कराए हैं। तो बच्चों में अनुमान क्षमता का विकास ही करना गणित के माध्यम से, जिससे वो अपने दैनिक जीवन में देख पाएँ, समझ पाएँ और आगे चल करके अपने जीवन में इसका उपयोग कर पाएँ। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम रेखा है और मैं पिछले 5 सालों से विद्यालय में भागीदारी कर रही हूँ। हिंदी विषय के साथ मैं मैथ्स भी कक्षा 1 और 2 में लेती हूँ। तो अभी मैं आपको गणित विषय कैसे लेती हूँ उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो हम बच्चों से बात करते हैं कि गणित का मतलब क्या है। गणित का मतलब गणना करना, गिनना। तो जैसे कि ज्योति बहन बताई कि क्लास PP1 PP2 में हम उनको वस्तुओं को गिनना सिखाते हैं और अंकों की पहचान करवाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जब घर से आते तो उनको
अंक बोलना तो आ जाता है, पर उनको वस्तु के साथ जोड़कर गिनना कम आता है। तो जब PP1 PP2 में उसकी पहचान हो जाती है तो हम क्लास 1 क्लास 2 में हम उसका आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसे कि हम कक्षा 1 2 में बच्चों को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, टेबल ये सब आगे सिखाते हैं। तो एडिशन में जैसे मैं बच्चों को बताती हूँ कि भाई चलिए एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी कि आज बेटा जी हमारे क्लासरूम कक्षा 2 में अध्यापिका जी नहीं आई हैं, तो अभी हम उन सभी बच्चों को अपने कक्षा में बुला के ले आएंगे। तो फिर बच्चों से मैं पूछती हूँ कि अभी बताइए कि हमारे कक्षा में कितने भाई जी बहन जी हैं। तो बच्चे बहुत आराम से गिन कर मिलाकर बता पाते हैं। तो बच्चों को बच्चे बता पाते हैं हम वस्तुओं को ही गिनते हैं, है ना। तो बच्चे बहुत आराम से बता पाते हैं। फिर हम पूछते हैं बेटा जी अभी कितने चेयर लगेंगे, तो वो भी गिनती करके बता पाते हैं कि इतने चेयर लगेंगे। तो बच्चे खेल खेल में बहुत आराम से गणित विषय को सीख लेते, समझ पाते हैं। उनको गणित विषय नहीं लगती, उनको गणित कठिन नहीं लगती है। और जब वस्तुमूलक हम गणित समझाते हैं तो बच्चे को मज़ा आता है गणित करने में, उनको डर नहीं लगती है। जैसे सब्सट्रैक्शन के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक बार हमारे कक्षा में मान्यता बेटा जी क्लास 2 की बिटियाँ हैं, वो पेंसिल नहीं लाए थे। तो मैंने अनय बेटा जी को बोला कि बेटा जी आपके पास 2 पेंसिल है, आप एक पेंसिल दे दीजिए। तो वो बहुत खुशी से दे तो दिए, पर उनको देख के पता चला कि उनको देख के ये पता चला कि उनके कुछ विचार चल रही है। तो मैंने पूछा बेटा जी क्या हुआ, तो बेटा जी बोले अध्यापिका जी मेरा पेंसिल ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो फिर मैंने उनको बताया बेटा जी आपकी पेंसिल ख़त्म नहीं हुई, आपकी पेंसिल मान्यता बहन जी उसको आप दिए हो, उससे उसका जगह परिवर्तन हुआ है ना। और वो अभी उस पेंसिल से लिख पा रहे, तो आप कितने अच्छे से उनका सहयोग कर पाए, है ना। तो उनको भी ये खुशी हुई और वो ये देख पाए कि कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती है, या तो उसका रूप परिवर्तन होती है या जगह परिवर्तन होती है, पर धरती में कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती। तो ये बात को भी हम पहुंचाने की कोशिश किए। और मैं भी फर्स्ट टाइम इस विद्यालय में ही समझी कि सब्सट्रैक्शन का मतलब चीज़ें सब्सट्रैक्शन का मतलब हम सोचते थे कि ख़त्म हो जाना, घट जाना, और पर यहाँ पता चला कि कोई भी ये चीज़ें घटती नहीं है, उसका रूप परिवर्तन होता है या जगह परिवर्तन होती है। तो हम विद्यालय में सुचित्रा अध्यापिका जी से हम मार्गदर्शन लेते रहते हैं और वही हमको बताते रहते हैं मैथ्स को ऐसे देना है वैसे देना है। तो मैं उनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ और सभी बहनों के प्रति कृतज्ञ हूँ। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते, मैं सविता अग्रवाल आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। इस वर्ष विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए मैं बच्चों को क्लास 3 to 5 के बच्चों को मैथ्स पढ़ाने की जिम्मेदारी पर हूँ। मैं बच्चों की मानसिकता और प्रवृत्ति पर इतना काम तो नहीं करवा रही हूँ, लेकिन उनका स्किल पक्ष मजबूत हो बने रहे इसका अभ्यास करा रही हूँ। इसके लिए बच्चों को काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो सीजी बोर्ड के चैप्टर्स हैं उसको परफेक्ट करने के लिए जितना ऑनलाइन ले पा रही हूँ उतना अभ्यास करा रही हूँ। हमारे विद्यालय में मैथ्स को डे टू डे लाइफ से जोड़ के बच्चों को समझाया जाता है ताकि वो मेजरमेंट जो भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट है वो उनको इजीली समझ में आए। जैसे हम मेज़रमेंट पढ़ाते हैं तो हम उसको डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं बेटा जी आप मम्मा जी को पूछिएगा कि 1 महीने में आपके यहाँ कितना तेल लगता है, एक दिन में आपके यहाँ 4 मेंबर है तो एक दिन में कितनी सब्जी बनती है, या मम्मा जी लंच में सब्जी बनाती है तो उसमें कितना ऑयल डालती हैं। या फिर लेंथ हमको पढ़ानी है तो हम उनसे पूछते हैं कि आप एक दिन में कितने किलोमीटर साइकिलिंग कर पाते हैं। अब आप इसको
मीटर में कन्वर्ट करके बताइए। इस तरह से देने से बच्चों को मैथ्स कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आते हैं। और जो आगे मैथ्स के कॉन्सेप्ट को दर्शन से जोड़ते हुए कैसे देना है, ये मैं विद्यालय की बड़ी बहनों से सीख रही हूँ और मुझे बहुत कुछ इस विद्यालय में और भी सीखने को मिल रहा है। मैं उन सभी बड़ी बहनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मैं क्लास 1 और क्लास 2 को मैथ्स लेती हूँ। मैंने बच्चों को वस्तु के माध्यम से मैथ्स का पढ़ना बताया। वस्तु जो है मैं अपने घर से यानी कि मैं अपने फार्म हाउस से लेके आती हूँ, जैसे कि नींबू, आंवला, करोंदा, स्टार फ्रूट, जाम। और फिर वस्तु के ज़रिए मैं बच्चों को मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टेंस, वंस एंड टेंस और मल्टीप्लिकेशन बताती हूँ। और बच्चों जैसे वस्तु के माध्यम से करने से बच्चों को मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और बच्चे बहुत ही शौक़ से मैथ्स को कर पाते हैं। और जैसे कि जब भी मैथ्स की क्लास होती है तो अध्यापिका जी आज क्या लाने वाली हैं, ऐसा करके बच्चों को बहुत ही इंतज़ार होता है। और जो भी वस्तु मैं लाती हूँ, जैसे कि नींबू लाई तो नींबू का बच्चे सब मिल के शरबत बना के पिए, और जो भी फ्रूट्स लाती हूँ उसको हम मिल बांट के सब खाते हैं। तो इस तरह से मैं बच्चों को मैथ्स में वस्तुमूलक मैथ्स पढ़ाती हूँ। हम लोग जब सन 2008 में अध्ययन के अर्थ में अछूटी आए परिवार सहित, उस समय या उसके कुछ समय पश्चात ही विद्यालय शुरू करने की तैयारियां बातचीत के रूप में। और मेरा नाम आयुषा है और मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अभिभावक विद्यालय से ग्रहण की है। तो हमें वहाँ विद्यालय में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई। अभिभावक विद्यालय तब खुला नहीं था। हमें इतनी उत्सुकता थी कि हमें जो चीज़ मिली है हम वो बच्चों को कैसे देंगे। तो हर बार स्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, उसको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है। और मैंने एक चीज़ सीखा, वहाँ इतने अच्छे से सभी दीदी जी लोग हर माता पिता की तरह हम भी एक अच्छा विद्यालय की तलाश कर रहे थे। जैसे हर माता पिता अपने बच्चे को एक अच्छा वातावरण और एक अच्छा विद्यालय देना चाहते हैं, ऐसे ही हम भी अपने बच्चे के लिए एक अच्छे विद्यालय की तलाश कर रहे थे। इस विद्यालय में आने के बाद संबोधन की वजह से मेरे बहुत सारे नए संबंध बने और अब मैं अपने में देख पाती हूँ कि मैं अपने परिवार में अपने मम्मा पापा का और अन्य परिवारजनों का और अपने विद्यालय में अपनी अध्यापिकाओं का और गुरुजनों का अच्छे तरीके से संबोधन कर पाती हूँ। अभिभावक विद्यालय में आने के बाद मेरा ध्यान गया कि सिर्फ कंपटीशन वाली बात नहीं है, बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जिसमें मैं कभी सोच ही नहीं पाई थी, मेरा ध्यान ही नहीं गया था और शायद उस स्कूल में मेरे को पता नहीं चलता। वहाँ पे मतलब वहाँ पे स्किल में तो बहुत अच्छे से काम हो ही पाता, पर यहाँ पे व्यवहार में बहुत अच्छे से काम हो पाया। सबसे पहले अध्यापिका जी ने हमें नृत्य का उद्देश्य स्पष्ट कराया कि नृत्य हम स्वास्थ्य के अर्थ में सीख रहे हैं। नृत्य भी योग की तरह ही एक व्यायाम है। अध्यापिका जी ने नृत्य के द्वारा हमारी भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा एवं अंगहार को नियंत्रित करने का अभ्यास कराया। आओ हम सब मिलकर अभिव्यक्त करें कृतज्ञता। आओ हम सब मिलकर अभिव्यक्त करें कृतज्ञता। आओ पोषण और संरक्षण मिलता संतानों को अभिभावक से, ममता और वात्सल्य है बहता संतानों में अभिभावक से। इसीलिए अभिवादन करते होकर हम प्रसन्न। आओ हम सब मिलकर अभिव्यक्त करें कृतज्ञता। आओ प्रेरणा और ज्ञान है मिलता शिष्यों को गुरुजन से, न्याय धर्म का बोध है होता शिष्यों में गुरुजन से।
इसीलिए अभिवादन करते होकर हम प्रसन्न। आओ हम सब मिलकर अभिव्यक्त करें कृतज्ञता। आओ सीखना और समझना होता मानव का मानव से, उन्नति उत्थान है होता मानव का मानव से। इसीलिए अभिवादन करते होकर हम प्रसन्न। आओ हम सब मिलकर अभिव्यक्त करें कृतज्ञता। आओ हम सब मिलकर अभिव्यक्त करें कृतज्ञता, अभिव्यक्त करें कृतज्ञता, अभिव्यक्त करें कृतज्ञता। भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो।